Okay, let's begin, my dearest students. Today we are going to introduce the new syllabus and as well as the new topics, new subject, direct taxation. मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो हम लोगों का टैक्सेशन का जो सब्जेक्ट है ना ग्रुप 1 में, ये टैक्सेशन सब्जेक्ट में आपका जो डायरेक्ट टैक्स है और इनडायरेक्ट टैक्स है, न्यू सिलेबस में डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स पूरा साथ में है। सीए इंटरमीडिएट में ऑलरेडी ये डायरेक्ट टैक्सेशन इनडायरेक्ट टैक्सेशन साथ में होता है पहले से ही ग्रुप 1 में। सीएस एग्जीक्यूटिव्स में भी डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स साथ में होता है। सीए में इंटरमीडिएट में अभी जो न्यू सिलेबस आया है, न्यू सिलेबस में डायरेक्ट टैक्सेशन और इनडायरेक्ट टैक्सेशन को साथ में कर दिया है। सेम पढ़ाई है जो 2016 सिलेबस में हुआ करता था, ओल्ड सिलेबस में सिमिलर सिलेबस है, जो कि आपका 2016 सिलेबस में डायरेक्ट टैक्स को अलग रखा था ग्रुप 1 में और डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स को अलग ग्रुप 2 में रखा था। बट आपको कंटेंट वहां पे कुछ भी चेंज नहीं है, आपको स्टडीज अपने पूरे सेम टू सेम करने हैं, वहां पर कोई भी चैप्टर्स भी चेंज नहीं होता है, क्योंकि टैक्स में चेंज होने का कुछ है नहीं, बिकॉज टैक्स इज अ लॉ। जैसे आपने लॉ का स्टडी किया है, सिमिलरली फाउंडेशन लेवल पे आपने लॉ पढ़ा होगा, या जो लोग कॉलेज से डायरेक्टली इंटर कर रहे हैं, इंटरमीडिएट लेवल में आ रखे हैं, तो आपका लॉ जो आपने पढ़ा है, सिमिलर टैक्स एक लॉ है जो एवरी ईयर गवर्नमेंट बनाता है, हम इसमें कुछ नहीं करते हैं। तो हम सबसे पहले आप लोग अपना ये निकालेंगे सिलेबस, उसमें मैं आपको सबसे पहले ना क्या क्या चैप्टर्स हमें इसमें पढ़ने होते हैं वो हम लोग पहले इसको डिस्कस करेंगे कि टैक्स में हमें क्या पढ़ना होता है पूरा टोटली। हमें सबसे पहले तो आज के जो सेशन होंगे हमारे, उसमें हम लोग बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन पढ़ेंगे। ऑब्वियसली बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन आपने हो सकता है कॉलेज के टाइम पे कुछ लोगों ने पढ़ाई किया भी होगा, लेकिन बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन आपने कॉलेज के टाइम पे उस तरीके से नहीं पढ़ाई किया जैसा आपको इस प्रोफेशनल कोर्सेस में आके पढ़ाई करना है। तो हम लोग बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन सबसे पहले डील करेंगे। इसके बाद हमें हेड्स ऑफ इनकम मिलते हैं। हेड्स ऑफ इनकम क्या होते हैं? जैसे मैं एक इंडिविजुअल हूं, मुझे देख लो आप लोग, मैं एक इंडिविजुअल हूं, एक इंडिविजुअल कितने हेड में अर्निंग कर सकता है, मतलब क्या क्या उसके अर्निंग के सोर्स हो सकते हैं। से फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल सैलरी से इनकम कर सकता है। सैलरी से जब इनकम करता है एक इंडिविजुअल, तो इसको हम लोग बोलते हैं इनकम अंडर द हेड सैलरीज। 5 हेड हमें पढ़ने हैं टोटल, वो सारा मैं आज ही के क्लास में डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं अभी आपको क्या क्या चैप्टर्स पढ़ने हैं डायरेक्ट टैक्सेशन में वो मैं बता रहा हूं। इनडायरेक्ट टैक्सेशन के लिए अलग से डे पे आपको पूरा बताया जाएगा। ऑल द फर्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद द डायरेक्ट टैक्सेशन सिलेबस। ओके, देन बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स हम लोग पढ़ेंगे। ये बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स एक्ट आप जो देख रहे हो ना, इसको मैं 5 क्लासेस में आपको पढ़ाऊंगा। सिर्फ बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्सेस 5 क्लासेस में आपको पढ़ाऊंगा। सर एग्जाम्स में इधर से कितना मार्क्स का आएगा बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स से? 5 to 6 मार्क्स इसमें से एग्जाम्स में आएगा। आपका जो सिर्फ पहला चैप्टर है बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, इसमें से आपके एग्जाम्स में 5 मार्क्स से कवर रहेंगे। इसके बाद से हेड्स ऑफ इनकम है। हेड्स ऑफ इनकम कितना छोटा सा लिखा है ना, हेड्स ऑफ इनकम, बट ये आपका 5 हेड होते हैं। क्या क्या हेड होते हैं? इनकम अंडर द हेड सैलरीज होता है, फिर इसके बाद से इनकम अंडर हाउस प्रॉपर्टी होता है, दैट मींस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होता है। हाउस प्रॉपर्टी से भी तो इनकम हो सकते हैं। अगर से फॉर एग्जांपल आपके हाउस प्रॉपर्टी है और आपने उस हाउस प्रॉपर्टी को रेंट पे दे रखा है, तो उस रेंट से जो इनकम जनरेट होता है, रेंट का इनकम को आप सैलरी का इनकम बोलोगे क्या? अगर आपका कोई टेनेंट है, आप लैंडलॉर्ड हो और आप अपने प्रॉपर्टी को रेंट पे दे रखे हो, वहां से जो आपकी अर्निंग्स आएगी उस अर्निंग्स को आप क्या नाम दोगे? सैलरी। क्या बोलोगे उसको? इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। इसके बाद हमारा तीसरा जो हेड होता है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन होता है। इनकम अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन, या तो बिजनेस से इनकम आता है या फिर कोई प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस से इनकम आता है। नेक्स्ट जो 4 नंबर आपका हेड है वह क्या है? इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन है। क्या है? इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। सर कैपिटल गेन कैसे होगा? सैलरी वाला तो समझ में आ गया कि जब जॉब करेंगे तब सैलरी मिलेगा। हाउस प्रॉपर्टी वाला भी समझ में आ रहा है कि अगर हम अपने प्रॉपर्टी को रेंट पे देंगे तो हमें वहां से इनकम आएगा, उसको हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्स करेंगे। बिजनेस करेंगे या फिर कोई प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस करेंगे तो बिजनेस प्रोफेशन से जो अर्निंग आएगा उसको हम लोग बिजनेस प्रोफेशन हेड में टैक्सेबल करेंगे। इसके बाद अगर मान लो आपके पास कोई कैपिटल एसेट्स है। कैपिटल एसेट्स आपने अकाउंट्स में वर्ड सुना है क्या? कैपिटल एसेट्स, अकाउंट्स पढ़ते वक्त आपने कैपिटल एसेट्स वर्ड सुना है? से फॉर एग्जांपल बिल्डिंग इज अ कैपिटल एसेट्स, मशीनरी इज अ कैपिटल एसेट्स। अगर आप इस प्रॉपर्टी को सेल करते हो
इस बार रेंट पे आप नहीं दे रहे हो, इस बार आप क्या कर रहे हो, प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हो, और उस सेल से जो आपको इनकम जनरेट होता है वह कौन से हेड में टैक्सेबल होगा, इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। और एक लास्ट हेड होता है जिसको हम लोग रेसिडुअल हेड भी बोलते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो ये 5 हेड्स ऑफ इनकम है, हमें 5 हेड पढ़ने हैं। इसके बाद से टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF का मतलब होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये सभी कुछ डिटेल में आपको बताया जाएगा, इसको लेकर आपको हेडेक लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले जो मैं आज पढ़ाने वाला हूं उस पे मैं चला आता हूं, आगे का डिस्कशन हम लोग आगे करते रहेंगे। सबसे पहले मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं क्या, इंट्रोडक्शन, बेसिक कंसेप्ट अबाउट द टैक्सेशन। बेसिक कंसेप्ट अबाउट द टैक्सेशन ये आप लोग पढ़ने वाले हो। देखो यहाँ पर एक बहुत बड़ा चार्ट्स आपको बना के दिया हुआ है, ये चार्ट्स में क्या पढ़ने हैं सभी मैं आपको बताऊंगा, सभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे कैसे हम लोगों को इसकी स्टडीज बिगिन करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं मीनिंग ऑफ टैक्सेशन। टैक्स का मतलब क्या होता है, ये एक नया सब्जेक्ट है और इसके ऊपर आपको प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस भी करने हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एग्जाम्स पास कर जाना है, एक बार इसको अच्छा से तैयार कर लेंगे, एग्जाम्स पास करके उसके बाद टैक्स से क्या लेना देना। आप अगर प्रोफेशनल कोर्सेज ज्वाइन कर रखे हो, आइदर यू आर गोइंग टू डू अ CA CMA और CS कोर्सेज, अब तो कर ही रहे हो, मतलब CA CMA CS आप बन भी जाते हो, तब भी पूरे लाइफ तक टैक्स आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, आप हमेशा इसके साथ इन्वॉल्व रहना पड़ेगा। मे भी हो सकता है कि आप आगे चल के जिस फील्ड में आपको जॉब मिले हो सकता है वह टैक्स फील्ड ही हो, तो आपको ये सारा जानना होगा, बहुत अच्छे से सीखना होगा। आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि आप पहले जब अपने क्लासेस में पढ़ाई की हो, बचपन में कभी पढ़ाई की हो, तो इसमें आपने टैक्स का मतलब सुना है क्या, व्हाट इज टैक्स, आप जानते हो? कोई आप में से बता सकेगा मुझे व्हाट इज टैक्स, टैक्स क्या होता है? कोई आप में से हमें बता सकता है टैक्स क्या होता है, व्हाट इज टैक्स? अरे ऐसे भी तो सुनते हो ना, रास्ते में बात करते हुए सुनता होगा लोगों को, गवर्नमेंट बहुत टैक्स ले रहा है, टैक्स ले रहा है। ये तो गुड्स और सर्विस टैक्स GST हो जाता है, वो अलग है। और भी टैक्स क्या होता है? इनकम टैक्स होता है, लेकिन टैक्स क्या होता है, मैं तो टैक्स पूछ रहा हूं ना। देखिए क्या होता है टैक्स, ये टैक्स ना अभी से बिल्कुल नहीं है, बहुत पहले से ये हमारे सोसाइटीज में चले आ रहा है। गवर्नमेंट क्या करती है ना, गवर्नमेंट इतनी बड़ी जो गवर्नमेंट है, पीपल के वेलफेयर के लिए बहुत सारे काम करती है गवर्नमेंट। डू यू नो दिस ना, हमारे लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनाते हैं, मेडिकल कॉलेजेस बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, नॉर्मल कॉलेजेस बनाते हैं एडुकेशन के लिए। देन आफ्टर हमारे लिए रोडवेज, रेलवेज, फ्लाई ओवर, देन आफ्टर एज वेल एज आपके एयरपोर्ट्स, सभी कुछ गवर्नमेंट मेंटेन करती है। आप कभी पैसे देते हो क्या किसी रास्ते को बनने के लिए, या आपके घर से या मेरे घर से दिया जाता है? बिल्कुल नहीं। ये जितने पब्लिक वेलफेयर एक्सपेंडिचर है, ऑल पब्लिक वेलफेयर एक्सपेंडिचर मतलब पब्लिक के भलाई के लिए जो खर्चे गवर्नमेंट करती है, वह सब गवर्नमेंट कहां से करती है, हमारे टैक्स के पैसे से करती है। और ये टैक्स क्या होता है, टैक्स कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द सोसाइटी। आप जन्म लेते हो देश में, किसी भी कंट्री में आप बर्थ लेते हो, उस कंट्री के रिसोर्सेस को आप यूज करते हो। ऐसा नहीं कि आप अपने फैमिली में रिसोर्सेस को सिर्फ यूज करो, आप पूरे कंट्री के रिसोर्सेस को यूज कर रहे हैं। से फॉर एग्जांपल आपने कोर्स ज्वाइन किया, हमारे कंट्री में ये कोर्स बना है तभी तो आपने ज्वाइन किया है ना, अदरवाइज आप कोर्स ज्वाइन कर लिए होते क्या? आप जो रोडवेज यूज करके आते जाते हो, रेलवे आपने कभी ना कभी जिंदगी में यूज किया ही होगा, ये सब के लिए तो हम लोग चार्जेस देते हैं, उसको मेंटेन करने का चार्जेस देते हैं, एज वेल एज हम गवर्नमेंट को टैक्स भी देते हैं। तो आपको आज से कोई भी पूछे कि टैक्स क्या होता है, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द सोसाइटी, कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द सोसाइटी। हम ये सोसाइटी में जो रहते हैं, हम जिस कंट्री में रहते हैं, उसके रहने के कॉस्ट हम देते हैं। जैसे आप किसी का घर रेंट पे लेते हो तो लैंडलॉर्ड को पैसा देते हो या नहीं देते हो? आपने हमारे पास क्लासेस ज्वाइन किया, हमें पेमेंट किया या नहीं किया है? पेमेंट किया है ना। वैसे ही सिमिलरली आप क्या करते हो, जब आप जिस सोसाइटी में रहते हो, जिस कंट्री में रहते हो, उसके रहने का लिविंग कॉस्ट होता है,
कॉस्ट टैक्स क्या होता है, एकदम ध्यान से इसको याद कर लो मेरे बच्चों, एकदम ध्यान से इसको रिमाइंड करके अपने ब्रेन में रख लो पूरा अच्छे से। क्या होता है, टैक्सेस आर कंसिडर्ड एज द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द सोसाइटी, कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द सोसाइटी। एकदम सर ये वाला जो आप पढ़ा रहे हैं, जो पीडीएफ से आप पढ़ा रहे हैं, ये कहां से लिया गया है? मैं पूरा आपका इंस्टीट्यूट का बुक को फॉलो करके करा रहा हूं, उसका मैंने उसी में से मिला के ये बनाया गया है, जो सिंपल तरीके से आपको दिमाग में डिलीवर किया जा सके वैसे बनाया गया है। इसके बाद देखिए टैक्सेस को कौन लिवाई करता है? क्या आपका नेबर आपके ऊपर टैक्स लगा देता है, या आपके पेरेंट्स आपके ऊपर टैक्स लगा देते हैं, या आपका कोई फ्रेंड आपके ऊपर टैक्स लगा देता है? ऐसा है क्या? हु लिवाइड द टैक्स? लिवाइड मतलब होता है टैक्स लगाना, टैक्स लगाना। टैक्स कौन लगाता है? गवर्नमेंट करता है। सो टैक्सेस आर लिवाइड बाय द, लिवाइड मतलब क्या होता है? टैक्स लगाना। लिवाइड वर्ड का मतलब क्या होता है आप ये बता दो हमें सिर्फ। लिवाइड वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? टैक्स लगाना। लिवाइड वर्ड का मतलब क्या होता है? टैक्स लगाना। टैक्स गवर्नमेंट हमसे मांगता है तभी तो हम देते हैं ना। तो टैक्सेस आर लिवाइड बाय द गवर्नमेंट, लिवाइड बाय द गवर्नमेंट टू मीट द कॉमन वेलफेयर एक्सपेंडिचर ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के जो कॉमन वेलफेयर एक्सपेंडिचर है, कॉमन वेलफेयर एक्सपेंडिचर में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है क्या क्या एक्सपेंडिचर होते हैं, जो भी पब्लिक वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट तैयार करती है। अगर एक हॉस्पिटल बनता है तो किसी एक पर्सन के लिए बनता है ना, पूरे पब्लिक के लिए बनता है। फ्लाईओवर, एयरपोर्ट, रेलवेज, डैम्स, ये कुछ भी बनाए जाते हैं पूरे पब्लिक के लिए बनाए जाते हैं, पब्लिक वेलफेयर के लिए तैयार किए जाते हैं। तो ये टैक्सेस क्या होता है? टैक्सेस आर लिवाइड बाय द गवर्नमेंट टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑफ द पब्लिक वेलफेयर। पब्लिक वेलफेयर के एक्सपेंडिचर को मेंटेन करने के लिए, एक्सपेंडिचर के खर्चों को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट टैक्सेस हमारे ऊपर लिवाइड करता है। अब इसके बाद मैंने जब आप लोगों से पूछा कि बच्चों टैक्स क्या होता है, तो आपने बोलना शुरू किया गुड्स एंड सर्विस टैक्स के ऊपर लगता है, उसको टैक्सेस बोलते हैं। इनकम टैक्स होता है। भाई ये सब तो टाइप्स है। मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये जो टैक्सेस होते हैं, गवर्नमेंट हमारे ऊपर ना दो तरह के, दो टाइप के टैक्सेस लगाती है। लाइव स्टूडेंट्स आप समझ पा रहे हैं क्या? लाइव स्टूडेंट्स लोगों को कोई दिक्कत है? टैक्सेस कितने तरह के होते हैं? 2 टाइप्स के टैक्सेस होते हैं। कितने टाइप के टैक्सेस होते हैं? 2 टाइप के। आपको बोलना है, मतलब कम्युनिकेशन करना है। जब मैं पूछूं कितने तरह का, पढ़ा करके बोल करके, तो आपको भी बोलना है। अदरवाइज अगर आप नहीं बोलेंगे, इंटरेक्ट नहीं करेंगे, तो आप सीख नहीं पाएंगे। आपको भी हमारे साथ क्लास में एकदम इंटरेक्टिव रहना, बोलना है। टैक्सेस कितने टाइप के होते हैं? 2 तरह के टैक्सेस आपको हमने बताया है। पहला टैक्सेस का टाइप क्या है? डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। पहला टाइप हमने क्या बताया? डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। सर अब ये डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, इसे भी समझाइए। तो मैं आपको पहले समझाता हूं, फिर यहां पे जो लिखा है वो भी मैं बोल के आपको समझाऊंगा। पहले आप उसको लिखा हुआ पे ध्यान मत दो, पहले आप मेरी बातों को सुनो, समझ लो कैसे होता है। डायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है ना, गवर्नमेंट डायरेक्टली उन पीपल के ऊपर लगाती है जो उसके लिए एलिजिबल है। डायरेक्ट टैक्सेस सभी को नहीं देना होता है। डायरेक्ट टैक्सेस किनके ऊपर गवर्नमेंट लगाती है, किनके ऊपर लिवाइड करती है? लिवाइड वर्ड मतलब क्या होता है? लगाना। क्या लगाना? टैक्स लगाना। हु लिवाइड द टैक्सेशन? गवर्नमेंट लिवाइड द टैक्सेशन। समझ आ रही है मेरी बात ना बच्चों? तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको जो डायरेक्ट टैक्स है ना, डायरेक्ट टैक्स इज लिवाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन दैट पीपल्स हु आर एलिजिबल टू पे। अब ये एलिजिबल टू पे कौन है? जैसे इनकम टैक्स, इनकम टैक्स जो है ना, ये डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल्स है। अब इनकम टैक्स हमारे कंट्री में 140 करोड़ के नियर अबाउट पॉपुलेशन है। क्या 140 का 140 करोड़ लोग डायरेक्ट टैक्सेशन पे करता है? बिल्कुल नहीं। जो पीपल इनकम अर्न करते हैं, कौन, किसके ऊपर डायरेक्ट टैक्स लगाई जाती है? जो इनकम अर्न करते हैं उनके ऊपर ये डायरेक्ट टैक्स लगाया जाता है। और उसमें भी एक लिमिट दिया गया है कि इतने रुपए तक अगर आप इनकम करोगे तो आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, इसके अबव जाओगे तब टैक्स लगना आपके ऊपर शुरू होगा। सर कितना रुपया होता है? सब मैं बताऊंगा, थोड़ा सा इंतजार करो, आज की क्लास में ही बताऊंगा। आज के क्लास में ही मैं आपको सारा ये बताने वाला हूं। और फिर क्लास के बाद आपको शेड्यूल्स भी बताए जाएंगे कि कौन सा डे पे कौन सा सब्जेक्ट होगा, कितना बजे होगा, सबका सब शेड्यूल आपको दिया जाएगा। ठीक है, ओके। तो अभी हम आपको पहले पढ़ा ले, उसके बाद इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे शेड्यूल्स वगैरह के ऊपर। कितने तरह के टैक्सेस? 2 तरह के।
डायरेक्ट टैक्सेस जो किनके ऊपर लगाया जाता है, जो पीपल का इनकम है उसके ऊपर डायरेक्ट टैक्स लगाया जाता है। जिसके पास वेल्थ ज्यादा, वेल्थ समझ में आता है ना, प्रॉपर्टी, मनी, बैंक बैलेंस, उनके ऊपर डायरेक्ट टैक्स लगाया जाता है, सबके ऊपर नहीं लगाया जाता। इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये सब डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल्स है। जिस पीपल के ऊपर ये गवर्नमेंट लगाती है उन्हीं को डायरेक्ट टैक्स पे करना पड़ता है। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर इनकम करता हूं, मेरे ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया है, तो मैं उसका बर्डन किसी और के ऊपर पास ऑन कर सकता हूं क्या, डायरेक्ट टैक्स का बर्डन? बिल्कुल नहीं। अगर मेरे पे डिवाइड किया गया है तो मुझे ही ये डायरेक्ट टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। क्लियर है मेरी बात ना? देखिए डायरेक्ट टैक्सेस का यहां पर डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से लिख करके बताया गया है, बहुत अच्छे से। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, आइदर आप सीए इंस्टीट्यूट में हो, सीएस इंस्टीट्यूट में हो, सीएमए इंस्टीट्यूट में हो, किसी भी इंस्टीट्यूट में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या ऐसा है, एक बार थोड़ा सोचो, एक बार थोड़ा सोच के बताओगे, क्या पार्लियामेंट में, अच्छा लॉ कहां बनाए जाते हैं ये पता है ना? पान की दुकानों पे कि रेलवे स्टेशन पे कि पार्लियामेंट में? पार्लियामेंट में लॉ बनाए जाते हैं। तो लॉ बनाते वक्त ऐसा गवर्नमेंट बोलता है कि देखो ये सीए इंस्टीट्यूट का बच्चा लोगों को पढ़ने के लिए हम लॉ बना रहे हैं, और ये सीएमए बच्चा को लोग पढ़ने के लिए बना रहे हैं, और ये सीएस वालों को पढ़ा रहे हैं। ऐसा होता है क्या? ये कानून पूरे देश में एक ही है बस। और डायरेक्ट टैक्स इज अ लॉ, मतलब टैक्सेशन इज अ लॉ, और ये सबके लिए क्या है? इक्वल है, इक्वल है। ठीक है, तो आप सबके लिए ये बराबर है। अब देखिए, इफ टैक्स इज लिवाइड डायरेक्टली, डायरेक्टली लगाया जाता है ऑन द इनकम और वेल्थ ऑफ अ पर्सन। किसके ऊपर लगाया जाता है? इनकम एंड वेल्थ। अगर इनकम और वेल्थ के ऊपर डायरेक्टली टैक्स लगाया जाता है ऑन द ऑफ अ पर्सन, देन इट इज अ डायरेक्ट टैक्स। इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। और देखिए, जब जब ये बर्डन गवर्नमेंट हमारे पे देता है, तो हम ये बर्डन किसी और पे शिफ्ट कर सकते हैं क्या? ये बर्डन हम किसी और पे शिफ्ट कर सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन शिफ्ट होता है। कैसे सर इनडायरेक्ट टैक्स में? मैं अभी तक सिर्फ इतना ही पढ़ाया हूं, इसके आगे वाला लाइन में तभी पढ़ाऊंगा जब मैं आपको इनडायरेक्ट टैक्स का भी डेफिनेशन पढ़ा दूंगा। समझ में आ रहा है ना? जब मैं इनडायरेक्ट टैक्स का भी डेफिनेशन आपको पढ़ा लूंगा तभी इसके बियॉन्ड में जाना स्टार्ट करूंगा। इनडायरेक्ट टैक्स पे हम आते हैं, ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे आप लोग। इनडायरेक्ट टैक्सेशन क्या है? सब आपके सामने है भाई, सब एकदम आपके सामने है। इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है ना, ये भी कुछ सेलेक्टेड लोगों को देना पड़ता है ना, सभी पीपल को देना पड़ता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। बस इतना पहले हमें आप बताइए। एवरी पीपल, एवरी पीपल, इवन न्यूली बॉर्न बेबी, कोई राजा हो या भिखारी हो, राजा हो, रंक हो, सबको ये टैक्सेशन पे करना है। ऑल पीपल, सभी के ऊपर लगाया जाता है ये टैक्स, क्योंकि ये इनडायरेक्ट टैक्सेस। सर इनडायरेक्ट टैक्सेस का एक एग्जांपल बताइए। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो इनडायरेक्ट टैक्स सब्जेक्ट ही आपको पढ़ना है आगे चल के, समझ में आ रहा है ना? तो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है ये सभी पीपल के ऊपर लगाया जाता है। और इसमें कैसे होता है, जैसे मैन्युफैक्चरर कोई गुड्स बना रहा है, मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर समझते हो ना, जो फैक्ट्री वाले हैं गुड्स बनाते हैं, उनके ऊपर जीएसटी लगाया जाता है। गवर्नमेंट बोलती है तुमको भी जीएसटी देना है, तो वह जीएसटी क्या अपने पास से देगा? नहीं। एक मैन्युफैक्चरर जब होलसेलर को गुड्स बेचता है तो वह होलसेलर से कलेक्ट कर लेता है और वही पैसा कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जमा करता है। होलसेलर जब रिटेलर को गुड्स बेचता है तो वह रिटेलर से जीएसटी कलेक्ट करता है, गवर्नमेंट को ले जाके जमा करता है। वो कैसे चेन होता है, कैसे सब सिस्टम है, वो जब इनडायरेक्ट टैक्स में हम चलेंगे तो उसका पूरा सिस्टम हम बताएंगे। पूरा सिस्टम, पूरा एकदम, मतलब आपको डायग्राम के थ्रू मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा फर्स्ट क्लास में, इनडायरेक्ट टैक्स का फर्स्ट क्लास में। अभी उस पे नहीं, अभी मैं जस्ट जनरली आपको डेफिनेशन समझा रहा हूं। उसमें क्या होता है, एक पीपल के ऊपर जो बर्डन होता है वो दूसरे पे शिफ्ट करते जाता है। जैसे मैन्युफैक्चरर किसके ऊपर शिफ्ट करता है? होलसेलर पे। होलसेलर किसके ऊपर शिफ्ट करता है? रिटेलर पे। और रिटेलर किसके ऊपर शिफ्ट करता है? कंज्यूमर के ऊपर। और अल्टीमेट बर्डन जो होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस पे करने का किसके ऊपर होता है? कंज्यूमर्स के ऊपर होता है। अल्टीमेट बर्डन किसके ऊपर होता है इनडायरेक्ट टैक्स पे करने का? कंज्यूमर्स के ऊपर होता है। हम ही लोग वो टैक्स पे करते हैं। आप कोई भी गुड्स परचेज कर रहे हो, कोई भी आप गुड्स परचेज कर रहे हो, आप कोई भी सर्विसेज ले रहे हो जो एग्जम्प्टेड नहीं है, जो छूट वाली सर्विस नहीं है, उन सभी के ऊपर आपको क्या करना पड़ रहा है? इनडायरेक्ट टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है।
आप एक बिस्किट का पैकेट परचेज करते हो, उसके ऊपर प्राइस के पास में देखना, ब्रैकेट में देख के लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। आप पढ़ते हो क्या? अगर नहीं पढ़े हो तो आज के बाद पढ़ लेना, थोड़ा सा खरीदना अगर तो खाने के लिए। उसके बगल में लिखा हुआ रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, उसमें टैक्सेस भी इंक्लूड रहता है और आप उसमें टैक्स का भी पेमेंट करते हो जो गवर्नमेंट तक जाता है। और एक मैन्युफैक्चरर क्या एक डिब्बा बनाता है, लाखों में वैसे बिस्किट के डब्बे बनाते हैं, सबके ऊपर टैक्स होता है। अगर एक साल में एक मैन्युफैक्चरर अगर मान लो 5 लाख बिस्किट का डब्बा बेचता है और उसके ऊपर 1 रुपया का भी अगर जीएसटी आता है तो गवर्नमेंट को कितना कलेक्शन होता है? एक मैन्युफैक्चरर से इतना होता है। समझ आ रही मेरी बात ना? तो इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट सभी से लेती है और ये किस पे लगाया जाता है? इफ टैक्स इज लिवाइड ऑन द प्राइस ऑफ अ गुड्स और सर्विसेज। आप और हम जो गुड्स और सर्विसेज यूज करते हैं, गुड्स और सर्विसेज यूज करते हैं, उस गुड्स और सर्विसेज के प्राइस के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उस टैक्स को हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। आपको पूरा एकदम इसको इतने अच्छे से दिमाग में रखना है कि टैक्स का मतलब आप कर रहे हो प्रोफेशनल कोर्स और कोई आपसे पूछ लिया ना, मतलब ऐसे इसलिए नहीं कि सर एग्जाम्स में डेफिनेशन लिखने आ सकता है क्या? एमसीक्यू टाइप में डेफिनेशंस में आ भी सकता है आपके एग्जाम्स में लिखने के लिए, बट आप प्रोफेशनल डिग्री कर रहे हो और आपको पता नहीं इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। कैसी बात होगी? जैसे अभी मैं पूछा, इसके पहले आपने पढ़ाई कभी किया भी होगा इसके बारे में, जो लोग बीकॉम करके आए हैं उनको तो थोड़ा बहुत नॉलेज होगा भी, लेकिन आप नहीं बता पा रहे अच्छे से। क्यों? क्योंकि आपने उस लेवल का पढ़ाई नहीं किया अभी तक। अब आप कर रहे हो, कोई भी अब आज से पूछे आपको इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, आप क्या बोलोगे? गुड्स और सर्विसेज का प्राइस के ऊपर जो टैक्स लगता है उसको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? पीपल के इनकम और वेल्थ के ऊपर जो टैक्स लगता है उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। क्लियर है मेरी बात ना? एकदम आपके ये ना जुबा पे होना चाहिए। जैसे कितना सारा बात है ना, मतलब आपको वो बोलना नहीं पड़ता, जैसे एवरी टाइम आपको याद रहता है, एवरी टाइम बहुत सारी बातें, तो वैसे आपको ये सब भी याद रखना है। आप कभी बचपन से एबीसीडी अभी तक भूले हो क्या? मरने के दिन तक ना मरता रहेगा, उस समय भी बोलेगा कोई एबीसीडी पढ़ के सुना दो, जेड तक पूरा पढ़ के सुना देगा। वैसे ये सब चीज आपको दिमाग में आप डालना है। समय आ गया अभी, ठीक है? देखिए इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स और सर्विस टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स होता है। कस्टम ड्यूटी, ड्यूटी मतलब टैक्स होता है, ड्यूटी मतलब क्या होता है? टैक्स। कस्टम ड्यूटी, हम लोग जब फॉरेन से गुड्स इंपोर्ट करते हैं ना और गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं फॉरेन में, इसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है इसको बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। ये कस्टम ड्यूटी वाला जो चैप्टर है ना भाई, कस्टम ड्यूटी वाला, ये ना सीए वाले बच्चों को नहीं पढ़ना है, सीए इंटरमीडिएट वाले बच्चों को नहीं पढ़ना है, इंटरमीडिएट में नहीं पढ़ना है, फाइनल में उनको पढ़ने हैं। लेकिन सीएमए वाले जो बच्चे हैं उनको इंटरमीडिएट में इसकी पढ़ाई करनी है और सीएस एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों को भी इंटरमीडिएट में ही कस्टम ड्यूटी पढ़ना है। पूरा पढ़ लेना है क्या सर? नहीं, कुछ अभी पढ़ना है, कुछ फाइनल में जाके पढ़ना है, ठीक है? और सीए वालों को पूरा सब कुछ फाइनल में पढ़ाया जाएगा कस्टम। क्लियर है मेरी बात ना? तो ये सब आपको पढ़ना। और इसमें देखिए इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या होता है? द पर्सन पेइंग द टैक्स, जो पर्सन टैक्स पे करता है वह पासेस द इंसिडेंस टू अनदर पर्सन, जो पर्सन टैक्स पे करता है उस इंसिडेंस को वह दूसरे किसी पीपल के ऊपर पास ऑन कर देता है। जैसे मैंने एग्जांपल आपको बताया, मैन्युफैक्चरर किसके ऊपर पास करता है? होलसेलर पे, होलसेलर पास करता है रिटेलर पे, रिटेलर पास करता है कंज्यूमर पे। Incidence of paying tax is passes by one person to another person in case of indirect taxation, but in case of direct taxation it is not possible. जिसके ऊपर ये इंसिडेंस होता है, मतलब जिसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लिवाइड करता है, उसी को डायरेक्ट टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है। देखिए लिखा है, द पर्सन हु पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट कैन नॉट रिकवर इट फ्रॉम समबॉडी, वह किसी और दूसरे पर्सन से रिकवर नहीं कर सकता है। अगर मेरा इनकम अच्छा है, मेरे ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्स लिवाइड किया है, देन आई एम लायबल टू पे टू द गवर्नमेंट एंड आई कैन नॉट पास माई लायबिलिटी ऑन द अनदर पीपल। मैं नहीं पास कर सकता हूं इन केस ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन। सो द बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन कैन नॉट बी शिफ्टेड। एग्जांपल इनकम टैक्स। अगर आपसे आज से मैं ही कभी पूछ लूं
10 12 15 20 क्लासेस के बाद कि डायरेक्ट टैक्स का एक एग्जांपल दो, तो आपके एकदम ब्लड में होना चाहिए। डायरेक्ट टैक्सेशन का एग्जांपल है सर वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेशन का एग्जांपल्स क्या बताएंगे आप? इनडायरेक्ट टैक्सेशन में जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड कस्टम ड्यूटी। क्लियर है मेरी बात? अभी तक इतना टाइम में हमने आपको क्या सिखाया कि टैक्सेशन का डिफरेंसेस कैसे, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का डेफिनेशन हमने बताया। इसके बाद से देखिए इसके एग्जांपल्स भी दिए गए हैं यहां पर डायग्राम्स में। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है इनकम टैक्स, है ना। इसके बाद आप लोगों का यहां पे और एक एग्जांपल है टैक्स ऑन अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट्स। अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम, बहुत सारे ऐसे पीपल है हमारे देश में जिनके अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम है। अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम या फॉरेन में उन लोगों ने एसेट्स परचेज करके रखा है। देयर आर मेनी ऑफ द इंडियंस पीपल हु हैव परचेज्ड द एसेट्स इन फॉरेन कंट्रीज एंड रेंटेड देम, उसको रेंट पे लगा रखे और वहां से भी इनकम जनरेट कर रहे हैं। दैट इनकम इज आल्सो द डायरेक्ट टैक्स, लायबल फॉर द डायरेक्ट टैक्सेस, उसके ऊपर भी डायरेक्ट टैक्स लगाया जाता है। और इनडायरेक्ट टैक्सेशन का एग्जांपल्स मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। अब आपका बात आता है सवाल, व्हाई आर टैक्सेस लिवाइड? टैक्सेस गवर्नमेंट क्यों लगाती है? क्या आपको मैंने अभी नहीं बताया थोड़ी देर पहले? टैक्सेस क्यों लगाया जाता है? बिकॉज टैक्सेस इज द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द सोसाइटी, और हम सभी इस सोसाइटी में रहते हैं और सोसाइटी के सारे फैसिलिटीज जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है उसको यूटिलाइज करते हैं। कोई ऐसा पीपल होगा जो बोल देगा कि हम ये इसमें से कोई सर्विस नहीं लिए, हम गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं दे सकते। आप एक सिस्टम के अंदर हो, आप ये नहीं बोल सकते हो कि हम आउट ऑफ सिस्टम है, हमारे ऊपर कंट्री का कोई कानून अप्लाई नहीं होता। ऐसा हो सकता है क्या? अच्छा, लॉ ऑप्शनल है कि कंपलसरी है? कंपलसरी, ऐसा थोड़े ना है कि हम इस देश का कानून नहीं मानते, आप बोल के निकल जाओगे, आपको मानना ही पड़ेगा। समझ आ रही मेरी बात ना? देखिए, द रीजन फॉर द लेवी, लेवी मतलब लगाया जाना, उसी लेवी से लिवाइड वर्ड आया है। लेवी ऑफ टैक्सेस इज दैट दे कंस्टिट्यूट द बेसिक सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। बेसिक सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, जैसे एक कंपनी चलती है तो कंपनी का सोर्स ऑफ इनकम क्या है? कंपनी अपनी जो गुड्स सेल करती है, सर्विसेज सेल करती है, उससे इनकम करती है। हमारा एकेडमी, एडुकुंज एकेडमी, इसके सोर्स ऑफ इनकम क्या है? आप लोगों से जो हमें फी मिलता है वहीं इसको मेंटेन करके, इसको मेंटेन करना, इसको रन करना, आपको सर्विस प्रोवाइड करने के एक्सपेंसेस सभी आप ही से कलेक्ट किए जाते हैं। सिमिलरली गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है? सोर्स ऑफ इनकम क्या है? टैक्सेस। गवर्नमेंट का मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? गवर्नमेंट के और भी सोर्स ऑफ इनकम है, बट गवर्नमेंट की सबसे मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है बच्चों मेरे? टैक्सेस है। So constitute the basic source of income to the government. Revenue so raised, मतलब जो रेवेन्यू रेज किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट रेज करती है, यूटिलाइज फॉर मीटिंग द एक्सपेंसेस ऑफ गवर्नमेंट लाइक डिफेंस। हमारी इतनी बड़ी आर्मी है, डू यू नो अबाउट द इंडियन आर्मी? इंडियन आर्मी, इतनी बड़ी आर्मी है हमारे पास, कम से कम 15 लाख की आर्मी है हमारे कंट्री की। अब अभी होगा, इसके नीचे तो बिल्कुल नहीं हो सकता। 15 लाख आर्मी है। 15 लाख आर्मी का सैलरी होता है कि नहीं होता है? अच्छा, उनको साल में एक बार सैलरी दिया जाता है, एवरी मंथ दिया जाता है। सैलरी तो उनको दिया जाता है, वो बात तो अच्छी है, साथ साथ उनके मेंटेनेंस के ऊपर कितने खर्च होते हैं आर्मी के, उनके फूडिंग, उनके सारे वेलफेयर एक्सपेंसेस जो है सब गवर्नमेंट करती है, एज वेल एज, बिकॉज वो हमारे देश के लिए क्या करते हैं? अपना जान देने को तैयार रहते हैं। आर्मी वो होते, सभी लोग ये काम नहीं कर सकते। और फिर डिफेंस के लिए बहुत सारे जो उनके लिए इंस्ट्रूमेंट परचेज किए जाते हैं। डिफेंस लड़ाई करने जाएगा कैसे? डंडा लेके मारने जाएगा, दुश्मनों से लड़ाई होगा तो ना, उसके लिए बंदूक चाहिए होगा, तोप चाहिए होगा। तो ये सब कहां से आता है? हम खरीद के देते हैं, गिफ्ट कर दिया, इस बार इंडियन आर्मी का बर्थडे है, दे देते हैं तोप खरीद के। हम लोग देते हैं क्या? नहीं देते हैं ना, सब गवर्नमेंट खर्च करती है। ये कहां से? बहुत बड़ा अमाउंट, बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर होता है इसके ऊपर, गवर्नमेंट की बहुत बड़ी बजट इसके ऊपर होती है। इसके बाद से प्रोविजन फॉर एडुकेशन,
हमारे कंट्री में कितने सारे मेडिकल कॉलेजेस, आप गूगल करके चेक करना भाई, ये सब कितने सारे मेडिकल कॉलेजेस है, कितने सारे नॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, एजुकेशनल कॉलेजेस है। मैं गवर्नमेंट वाली बात कर रहा हूँ, प्राइवेट वाला तो अभी अलग है। फिर हेल्थ केयर सर्विसेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज लाइक रोड, फ्लाईओवर, डैम्स, ब्रिजेस। ये इतने बड़े बड़े रिवर के ऊपर से फ्लाईओवर बन के चला जाता है, ये कैसे बनता है? सब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है। तो ये सभी को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट क्या करता है? टैक्सेस हमसे कलेक्ट करता है। अब देना सही बात है कि नहीं है गवर्नमेंट को, ये बता दो। गवर्नमेंट को अब बता दो, ये टैक्सेस पे करना सही है कि नहीं है? देना पड़ेगा। हम अगर बोलते हैं कि नहीं हम टैक्स नहीं देंगे, तो हम अपने कंट्री को लव नहीं करते हैं। इसका मतलब हमें टैक्स देना पड़ेगा। गवर्नमेंट जानती है कि डायरेक्ट टैक्सेस से सभी लोग पेमेंट नहीं कर सकते, लेकिन इनडायरेक्ट तो सबको देना पड़ेगा। आप मेडिसिन परचेज करते हो, आप हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हो, उसके ऊपर भी जीएसटी लगा हुआ रहता है। अब देखिए यहां पर पावर टू लेवी टैक्सेस। अच्छा, ये गवर्नमेंट को, ये तो आपके मन में चल रहा होगा कि सर गवर्नमेंट तो हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है, टैक्स लगा दे रहा है सभी लोगों के ऊपर। गरीब लोग हैं, देश के आधे से ज्यादा लोग गरीब अपने आप को मानते हैं, तो ये गवर्नमेंट तो अच्छा नहीं कर रहा है। ये गवर्नमेंट को ये पावर किसने दिया? पावर टू लेवी टैक्सेस। हु प्रोवाइडेड द पावर टू द गवर्नमेंट टू लेवी द टैक्सेस? हु प्रोवाइडेड दिस पावर टू द गवर्नमेंट? किसने दिया ये पावर? इधर स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्सेस लगाती है हमारे ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्सेस लगाती है हमारे ऊपर। किसने ये पावर दिया उनको? गवर्नमेंट ने पावर दे दिया गवर्नमेंट को। हमारे कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन पता है ना, संविधान, संविधान सुना है ना नाम आप लोगों ने? तो हमारे कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ये पावर देता है। देखिए ध्यान दीजिएगा पूरा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन आर्टिकल नंबर 265, आर्टिकल 265 में ये लिखा हुआ है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन आर्टिकल 265 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन lays down that no taxes shall be levied or collected except by authority of law, except by authority of law। लॉ के जो अथॉरिटी है यानी गवर्नमेंट, इसके अलावा कोई और ना टैक्स लगा सकता है ना कलेक्ट कर सकता है। आपने ऐसा सुना होगा जरूर, मूवी में आपने जरूर देखा होगा कि पहले जब इंग्लिश मैन लोग हमारे कंट्री में हुआ करते थे, ये लोग लगान लगाते थे। लगान मूवी भी आया था इसके ऊपर एक। लगान का मतलब क्या होता है? क्या होता है इसका मतलब? टैक्स। समझ आ रहा है मेरी बात? ये सबको बोला जाता था कि जो आपके फार्मर्स लोगों को फसल हो रहे हैं, आपके क्रॉप्स आपके हो रहे हैं, वो हमें देना पड़ेगा, उसमें से हिस्सा देना पड़ेगा। जो आपकी फैक्ट्री में अर्निंग हो रही है, जो आपके बिजनेसेस में अर्निंग हो रही है, ये आपको देना पड़ेगा। लेकिन उनके जाने के बाद हमारे कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशंस बना। आपको पता ही है 26 जनवरी 1950 से हमारे कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशंस भी अप्लाई हो गया था। तो ये कॉन्स्टिट्यूशंस हमें पावर देता है कि जो लॉ के अथॉरिटी है वही सिर्फ टैक्स लिवाइड करेंगे और कलेक्ट करेंगे। नहीं तो कोई भी छोटा मोटा हस्ती बन जाता, बोलता हम इस एरिया का किंग है, हम टैक्स लगाएंगे, हमें देना पड़ेगा। समझ आ रहा है मेरी बात ना? कोई भी बन जाता, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में बात लिख दिया गया है। अच्छा, आपने कहीं भी सुना होगा कोई गुंडे लोग भी बोलते हैं हमें चाहिए गुंडा, गुंडा टैक्स चाहिए हमको। ये क्या कॉन्स्टिट्यूशन उनको अलाउ करता है ऐसा देने के लिए? बिल्कुल नहीं। समझ आ रही है मेरी बात ना? कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ बोलता है जो लॉ की अथॉरिटी है उनके पास ये सिर्फ पावर है टैक्स लिवाइड एंड कलेक्ट करने का। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके। Accordingly, the levy of any tax, a law needs to be framed by the government। तो भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस ने, हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस कब आया था पता है आप लोगों को? इंडिपेंडेंस हम लोगों का कब हुआ था? 1947 में। 1950 में कॉन्स्टिट्यूशंस आया। इनकम टैक्स एक्ट बना 1961 में। बात समझ में आ रही है? 10 साल के बाद, मतलब टाइम लगा, तब तक ऐसे विदाउट सिस्टम चल रहा था सब कुछ। तो कॉन्स्टिट्यूशंस में बोला कि गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करेगा। अब टैक्स कलेक्ट करने के लिए कानून होना पड़ेगा ना, नहीं तो भाई तो कैसे भी गवर्नमेंट कुछ भी मांग लेता, हमें देना पड़ जाता, फिर तो वही इंग्लिश मैन वाली हालत हो जाती ना। तो गवर्नमेंट ने बोला कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा
एक प्रॉपर लॉ बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? लॉ। आपने फाउंडेशन लेवल में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में पढ़ाई किया होगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आपने पढ़ाई किया होगा, कंपनीज एक्ट आपने पढ़ाई किया होगा। सीए फाउंडेशन से जो लोग आए हैं वो लोग कंपनीज एक्ट पढ़े होंगे, सीएमए वाले तो नहीं पढ़े होंगे। वैसे ही सिमिलरली ये इनकम टैक्स एक्ट होता है, इनकम टैक्स एक्ट 1961। हमारे कंट्री में इनकम टैक्स के लिए भी एक्ट बनाए गए हैं। ये सब मैं बताऊंगा, इसी में लिखा हुआ है। बस मेरी बातों को ध्यान से सुनते जाओ और आपको बैक सुन करके जब मैं पूछूं तो बोलते भी रहना है, साथ में बोलना है। अभी का अभी ऑन द स्पॉट बोलना है। लाइव में भी जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को भी बोलना है। भाई आप लोग सर कैसे, हमारी आवाज आप तक कैसे पहुंचेगी? आपके पास बोलने का भी ऑप्शन है, और अगर आपको बोलना नहीं पसंद आ रहा है, जल्दी है, तो आप मैसेज भी कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। मेरे पास सुनने का भी है प्रोविजन, ठीक है। देखिए इसके बाद क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स द पावर टू लेवी एंड कलेक्ट टैक्सेस। हु गिव्स द पावर टू लेवी एंड कलेक्ट टैक्सेस टू द गवर्नमेंट? Constitution of India, Article 246 gives the power to the government to levy and collect the taxes, whether direct या indirect tax to the central and state government। अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट भी हमसे जीएसटी लेती है, पता है क्या आप लोगों को? सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लेता है। आपने जीएसटी जब मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो उसमें बताया हुआ रहेगा सीजीएसटी, एसजीएसटी। एसजीएसटी जो होता है ना, वह आपका स्टेट गवर्नमेंट का गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, और सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट का गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, वो उस समय बताया जाएगा। सो पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट कहां पर है? पार्लियामेंट है कहां? दिल्ली में। 3-4 पार्लियामेंट है क्या हमारे देश में? एक ही है। उसके 2 हाउसेस हैं ऑब्वियसली, लोकसभा, राज्यसभा, लेकिन एक ही पार्लियामेंट है। और स्टेट लेजिस्लेचर मतलब जो राज्य सरकार का असेंबली है, ये कई सारा है, जितना स्टेट है उतना स्टेट लेजिस्लेचर है। आर empowered to make law on the matters enumerated in the 7th schedule by virtue of article 246 of the constitution of India। अब देखिए ऐसा है क्या कि आप जो टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रहे हो वैसा ही टैक्स कलेक्ट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट भी आपसे मांगना शुरू कर देगा? ऐसा नहीं है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 246 स्टेट गवर्नमेंट्स को एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स को अलग अलग मैटर के ऊपर टैक्स कलेक्ट करने के लिए उनको दिया गया है। जैसे कि यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, 7th शेड्यूल में ये बातें लिखी गई है। कहां पर लिखी गई है? आर्टिकल 246 का 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट दिया गया, 3 लिस्ट है। यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट क्या बच्चों? पार्लियामेंट हैव एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉ ऑन द मैटर्स कंटेंट इन द यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट कहां पर है? आर्टिकल 246 के 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट दिए गए हैं, जिसका नाम है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। 3 लिस्ट दिए गए हैं। यूनियन लिस्ट में जो मैटर को उसमें लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन में, सर कॉन्स्टिट्यूशन लर्न करना है क्या एग्जाम्स के लिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं लर्न करना है। यूनियन लिस्ट में जो मैटर्स दिए गए उस मैटर्स के ऊपर जो लॉ बनाने का पावर किसका है? यूनियन लिस्ट में जो मैटर्स दिए लिखे गए हैं कि इस मैटर के ऊपर लॉ कौन बना सकता है? पार्लियामेंट। जैसे डिफेंस के लिए कोई लॉ बनाना होगा तो कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा। कौन बनाएगा? वह पावर सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। हमारे कंट्री में इनकम टैक्स लॉ है ना, इनकम टैक्स लॉ है। इस इनकम टैक्स लॉ में अगर कुछ बदलाव करना होगा तो ये पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। बात समझ में आ रहा है ना? कोई स्टेट लेजिस्लेचर इसको बदल नहीं सकता है, अपने पावर नहीं है उनके पास ये करने के लिए। तो यूनियन लिस्ट में जो जो मैटर इन्यूमरेट किए गए, जो जो मैटर गिवन है, उस मैटर के ऊपर लॉ बनाने का एक्सक्लूसिव पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। समझ आ रहा है ना? यूनियन लिस्ट में जो जो मैटर्स है उसके ऊपर कोई स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकता है क्या? कभी नहीं बना सकता। उनके पास ये पावर ही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन उनको ये पावर ही नहीं देता है। दूसरा है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में जो मैटर्स कंटेंट है उसके ऊपर पावर किसको है? स्टेट गवर्नमेंट्स को लॉ बनाने का है। और अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स अपना अलग अलग लॉ बनाती है, उसके हिसाब से अपने स्टेट के पीपल्स के
वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए उसके अकॉर्डिंग लॉ बनाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट को जो पावर है उस वैसा लॉ फिर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बना सकता है। और तीसरा है कनकरेंट लिस्ट, इसमें ये दोनों को ये पावर दिया गया है, स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकता है। मतलब पार्लियामेंट भी ये लॉ बना सकता है और स्टेट लेजिस्लेचर भी ये लॉ बना सकता है। बात समझ आ रही है ना? तो बोथ पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर हैव द पावर टू मेक लॉ ऑन द मैटर्स कंटेन्ड इन द कंकरेंट लिस्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? इसके बाद देखिए, यहां पे आ जाइए, इंडिया का जो ओवरव्यू ऑफ द इनकम टैक्स लॉ इन इंडिया। देखिए यहां पे हमारे इंडिया का जो इनकम टैक्स लॉ है इसके कितने कंपोनेंट हैं। कंपोनेंट ऑफ द इनकम टैक्स लॉ इन इंडिया। हम लोग जो इनकम टैक्स लॉ अभी पढ़ाने में जा रहा हूं आप लोगों को, अभी मैंने स्टार्ट कर दिया क्या इनकम टैक्स पढ़ाना ना, जब मैं इंट्रोडक्शन आपको बता रहा हूं, इंट्रोडक्शन में आपको बता रहा हूं। तो जो हम लोग इनकम टैक्स लॉ पढ़ने जा रहे हैं ये कौन कौन से कंपोनेंट से मिलकर के बने हैं। हमारे कंट्री में इनकम टैक्स एक्ट है 1961। इसके अलावा क्या 1961 में बना हुआ जो इनकम टैक्स एक्ट है वही चले आ रहा है क्या? यस। लेकिन एवरी ईयर एनुअल फाइनेंस एक्ट आता है। आपने बजट आते हुए सुना होगा, कभी ना कभी तो सुना होगा कि हर साल पार्लियामेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बजट पेश किया जाता है, सुना है आपने ना ऐसा? तो उसको बोलते हैं एनुअल फाइनेंस एक्ट। मैं ये सबका भी डिटेल में समझाऊंगा। देखो इधर हेडिंग दिया हुआ है ना, ये सभी डिटेल में मैं समझाने वाला हूं आपको, ये सभी मैं डिटेल में आपको समझाने वाला हूं, बस आप ध्यान रखो यहां पर। सो एनुअल फाइनेंस एक्ट इनकम टैक्स रूल्स है, सर्कुलर एंड नोटिफिकेशंस है और लीगल डिसीजंस ऑफ द कोर्ट है। ये 5 कंपोनेंट है। जब हम लोग इनकम टैक्स लॉ पढ़ेंगे, अभी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें ये 5 कंपोनेंट के बातों को ध्यान में रखते हुए अपने स्टडीज को करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट 1961 को हम फॉलो करेंगे और बाकी 4 को हम साइड कर देंगे। हमें सभी को केयर में रखते हुए पढ़ाई करना है। क्लियर है मेरी बात ना? अच्छा, यहां पे देखिए इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961। देखिए ध्यान से क्या क्या यहां पे लिखा गया आपका। इनकम टैक्स एक्ट, टैक्स इन इंडिया इज गवर्न्ड बाय द इनकम टैक्स। इंडिया में जो टैक्स का लिए लॉ बना है उस लॉ का नाम क्या है? इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो इंडिया में इनकम टैक्स एक्ट बना है उस इनकम टैक्स एक्ट का नेम क्या है? इनकम टैक्स एक्ट 1961। कौन सा एक्ट है? इनकम टैक्स एक्ट 1961। आपको रेगुलरली मेरे साथ बोलना है जब मैं पूछूं तो। ये जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है ये इंडिया के किसी पर्टिकुलर पार्ट में एप्लीकेबल है ना होल ऑफ द इंडिया में एप्लीकेबल है? होल ऑफ द इंडिया में एप्लीकेबल है। ये 1961 में बना तो था, लेकिन दिस एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन द 1st of April 1962। हमारे कंट्री में कब से अप्लाई हो गया ये? 1st April 1962 में। ये एक्ट बन कब गया था? 1961 में ही पार्लियामेंट में ये एक्ट बनाया जा चुका था। समझ में आ रहा है मेरी बात ना? लेकिन ये हमारे कंट्री में अप्लाई कब से हुआ? 1st April 1962 से। इस पूरे इनकम टैक्स एक्ट में, अच्छा क्या अभी सिर्फ इंटरमीडिएट लेवल में ही आपको टैक्सेशन पढ़ना है ना फाइनल में भी जाके डायरेक्ट टैक्सेशन आपको पढ़ना है? बोलो, फाइनल में भी जाके आपको पढ़ने हैं। समझ आ रही मेरी बात ना? अगेन तो अगर आप इधर कमजोर कर दोगे तो उधर फाइनल में बहुत दिक्कत होगा आपको। समझ आ रहा है? आपको नॉलेज भी स्ट्रांग, जब आप इंटरव्यू बोर्ड में बैठते हो पास करने के बाद तो आपको इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। समझ आ रही मेरी बात? आपके जो जो सब्जेक्ट्स है, बिकॉज इंटरव्यू लेने वाला पर्सन भी आप ही के बैकग्राउंड से है तो उसको सारा कुछ नॉलेज ऑलरेडी है, तो आपसे क्वेश्चंस ऐसा नहीं कि इधर उधर से कोई पूछ लेगा, वो सारा आपके डायरेक्ट सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस वहां पे आपसे पूछे जाएंगे। तो बी केयरफुल अभी से एकदम पूरा, ठीक है? देखिए इस पूरे एक्ट में कितने सेक्शन हैं? कितने सेक्शन हैं?
इट कंटेन्स सेक्शन 1 से 298। पूरे इनकम टैक्स एक्ट में कितने सेक्शन है? 298 सेक्शंस है। एंड शेड्यूल्स 1 से लेकर के, और यहां पर शेड्यूल कितने हमारे टोटल? 14 शेड्यूल है। अब आपसे आज के बाद मैं पूछूं इंडिया में इनकम टैक्स एक्ट के कंपोनेंट क्या क्या है, तो आप क्या क्या बताओगे? इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, एनुअल फाइनेंस एक्ट है, सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन है, इनकम टैक्स रूल्स है, और लीगल डिसीजंस ऑफ द कोर्ट है। 1961 में हमारे कंट्री में पहली बार इनकम टैक्स के लिए एक्ट बना था, जो कि 1 अप्रैल 1962 से एप्लीकेबल हुआ था, और ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। ऑल स्टेट्स, ऑल यूटी, सभी जगह पे एप्लीकेबल है। समझ आ रही मेरी बात ना? ये जो एक्ट है इसमें कितने सेक्शन है? 298 सेक्शंस है, और शेड्यूल कितने हैं? 14 शेड्यूल है। इसमें 14 शेड्यूल है। अच्छा, ये जो सेक्शंस है, ऐसे सेक्शंस मैंने आपको बताया, इन सेक्शंस में ना और भी क्लॉजेज भी है और सब क्लॉजेज भी है। सब सेक्शंस भी है, क्लॉजेज भी है, सब क्लॉजेज भी है। ये सभी आपको बताया जाएगा, सभी आपको बताया जाएगा। देखो, क्लॉज क्या होता है, सेक्शंस क्या होते हैं, सब सेक्शंस क्या होते हैं, सारे चीजें आपको बताया जाएगा। जैसे अगर आगे सेक्शंस आपको मिलेगा, अभी कहीं पे दिया हुआ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं कैसे सेक्शंस देखने में होंगे। देखने में कैसे होते हैं सर सेक्शंस, बता दो। अभी तो यहां कहीं नहीं दिख रहा है, आगे मिलेगा आपको। चलो आगे मिलता है, मैं आपको बताता हूं, लेकिन ये पहले आप अच्छे से समझो। इनकम टैक्स एक्ट के कितने कंपोनेंट? 5 कंपोनेंट है। इनकम टैक्स एक्ट के कंपोनेंट टोटल कितने हैं बच्चों? 5 है। आप नाम बता सकते हो इनकम टैक्स एक्ट के कंपोनेंट का? जल्दी जल्दी बोलना स्टार्ट कर दो। पहला नंबर कंपोनेंट क्या है? इनकम टैक्स एक्ट 1961। दूसरा क्या है? एनुअल फाइनेंस एक्ट। तीसरा नंबर क्या है हम लोगों का? सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन। चौथा क्या है? इनकम टैक्स रूल्स। और पांचवा क्या है आपका? लीगल डिसीजंस ऑफ द कोर्ट। समझ आ रही मेरी बात ना? तो जो सेक्शंस मैंने बताया कि 298 सेक्शंस होते हैं, इन सेक्शंस में सब सेक्शंस भी होता है, फिर क्लॉजेज भी होते हैं, और सब क्लॉजेज भी होते हैं। समझ आ रही मेरी बात ना? तो यहां पे पहली बात जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैं आपको सब सेक्शन क्या होता है, सेक्शन क्या होता है, ये थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दूं। लॉ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, थोड़ा आपको ये सब नॉलेज भी होना पड़ेगा। देखिए, व्हेन ईच पार्ट ऑफ द सेक्शन, ईच पार्ट ऑफ द सेक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड वन इज नॉट रिलेटेड विथ अदर। जब एक सेक्शन दूसरे सेक्शन से रिलेट नहीं करता है ना, तब उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लॉज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लॉज। व्हेन ईच पार्ट ऑफ अ सेक्शन, एक सेक्शन का मान लो 4 पार्ट है। कितना पार्ट है? सेक्शन एक ही है, लेकिन उसमें 4 मैटर को अलग अलग लिखा गया है। जैसे मैं बोलूं, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं अपने मन से, इधर इनकम टैक्स का मैं कोई सेक्शन नहीं ले रहा हूं। सेक्शन 4 क्लॉज ए, सेक्शन 4 क्लॉज ए। समझ आ रहा है ना? अब सेक्शन 4 के अंदर में 4 बातें लिखी गई है, तो क्या होगा? सेक्शन 4 क्लॉज ए होगा, सेक्शन 4 क्लॉज बी होगा, सेक्शन 4 क्लॉज सी होगा, और सेक्शन 4 क्लॉज डी होगा। क्यों? क्योंकि सेक्शन 4 के अंदर ही 4 बातें लिखी गई है, और ये चारों बातें एक दूसरे से अनरिलेटेड है। कैसा है? अनरिलेटेड है, नॉट रिलेटेड है। तो यही बोला है, व्हेन ईच पार्ट ऑफ द सेक्शन इज इंडिपेंडेंट। से एक सेक्शन के डिफरेंट पार्ट्स हैं, और सभी पार्ट्स एक दूसरे से क्या है? इंडिपेंडेंट है। सभी पार्ट्स एक दूसरे से क्या है? इंडिपेंडेंट है। एंड वन इज नॉट रिलेटेड विद द अनदर पार्ट्स, देन सच पार्ट आर नोन एज द क्लॉजेज। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्लॉज बोलते हैं। सब सेक्शन हम लोग किसको बोलते हैं भाई? सब सेक्शन हम लोग किसे बोलते हैं, इसे भी सीख लीजिए आप। सब सेक्शन refers to such part of a section where each part is related with other। जहां पर एक पार्ट दूसरे पार्ट से क्या होता है? रिलेटेड होता है। क्लॉजेज में क्या होता है? वन पार्ट इज नॉट रिलेटेड विद द अनदर पार्ट्स। एक सेक्शन के एक पार्ट जब दूसरे पार्ट से रिलेटेड नहीं होते हैं, तब उनको हम नाम क्या देते हैं? क्लॉज। लेकिन एक सेक्शन के एक पार्ट दूसरे पार्ट से जब रिलेट करते हैं, तब उनको हम नाम क्या देते हैं? सब सेक्शन उनको नाम देते हैं। बात समझ में आ रही है ना?
and all subsections taken together complete a concept pronounced in the that sections. और ये तो सभी एक दूसरे से रिलेट करते हैं. इसके बाद से भाई देखिए यहां पर एक सेक्शंस के प्रोविजंस होते हैं एंड एक्सप्लेनेशंस भी होते हैं. सेक्शंस में क्या होते हैं? प्रोविजंस भी होते हैं एंड एक्सप्लेनेशंस भी होते हैं. ये सेक्शंस, द प्रोविजंस टू अ सेक्शंस, सबसेक्शंस, क्लॉज स्पेल आउट द एक्सेप्शंस, conditions to the provisions contained in the respective section, subsection, clause. ये जो प्रोविजंस होते हैं, प्रोविजंस, इसको प्रोविजो भी बोलते हैं हम लोग. यहां पर देखो जैसे प्रोविजो लिखा है, इस ब्रैकेट में क्या दिया है? प्रोविजोस, मतलब बहुत सारे प्रोविजंस होंगे. तो जो सेक्शंस, सबसेक्शंस और क्लॉजेस के प्रोविजंस होते हैं वह क्या बताते हैं? उस सेक्शन, सबसेक्शन और क्लॉजेस में लिखे गए एक्सेप्शंस, एक्सेप्शनल मैटर्स को उस सेक्शंस, सबसेक्शंस, क्लॉजेस में लिखे गए आपके कंडीशंस के बारे में एक्सप्लेन करते हैं. क्लियर हो रही है मेरी बात ना? कंडीशंस के बारे में एक्सप्लेन करते हैं. अब आप आ जाइए अगले पेज में. द एक्सप्लेनेशन टू अ सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉजेस गिव्स अ क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग द प्रोविजंस कंटेंट इन द रेस्पेक्टिव सबसेक्शंस. अब आ जाइए एनुअल फाइनेंस एक्ट. हमने अभी अभी आपको क्या बताया? फर्स्ट नंबर जो हमने बताया, पहला नंबर हमारा कंपोनेंट क्या था? इनकम टैक्स एक्ट 1961. इसके बारे में हमने बताया आपको. इसके बाद दूसरा नंबर हमारा जो कंपोनेंट क्या है? फाइनेंस एक्ट. ये फाइनेंस एक्ट हमारा एनुअल फाइनेंस एक्ट है. क्या है? एनुअल फाइनेंस एक्ट. सर ये एवरी ईयर आता है क्या? जी बिल्कुल, एवरी ईयर ये आता है, ये एक्ट, एनुअल फाइनेंस एक्ट. आप कब एग्जाम्स देंगे? आप एग्जाम्स देने वाले हैं नेक्स्ट ईयर. नेक्स्ट ईयर मतलब मई जून 23 एज वेल एज नवंबर दिसंबर 23. मेरी बात ध्यान से समझिएगा. आपके लिए जो एनुअल फाइनेंस एक्ट है वह कौन सा एप्लीकेबल होगा? फाइनेंस एक्ट 2022. कौन सा फाइनेंस एक्ट यूज होगा आपके लिए? फाइनेंस एक्ट 2022. सर इस बार जो दिसंबर में एग्जाम्स देंगे, नवंबर दिसंबर 22 में जो एग्जाम्स देंगे, नवंबर दिसंबर 22 में जो एग्जाम्स देंगे, उनके लिए कौन सा एनुअल फाइनेंस एक्ट यूज किया जाएगा? एनुअल फाइनेंस एक्ट 2021. मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? आपके लिए अगर आप मई जून में एग्जाम्स दीजिए या फिर आप नवंबर दिसंबर में एग्जाम्स दीजिए, दोनों टर्म में, उस दोनों टर्म में इनकम टैक्स एक्ट 1962 एप्लीकेबल हो. सॉरी, इनकम टैक्स एक्ट 1962 तो होगा ही, एनुअल फाइनेंस एक्ट आपका 2022 एप्लीकेबल होगा. मेरी बात समझ आ रही है ना? मतलब आपके लिए जो इस एनुअल फाइनेंस एक्ट में जो अमेंडमेंट्स होंगे वो सभी साथ में आपको कराया जाएगा. बात समझ आ रही है आपको? आपके लिए कौन सा एनुअल फाइनेंस एक्ट यूज किया जाएगा? आप एग्जाम्स कब देने वाले हो? 23 में. लेकिन एनुअल फाइनेंस एक्ट आपके लिए कौन सा होगा? एनुअल फाइनेंस एक्ट 2022. आप ये बात एकदम गांठ बांध लो, एकदम दिमाग में डाल लो, हमारे लिए एनुअल फाइनेंस एक्ट कौन सा है? बोलो ना, कौन सा है? 2022 है. देखिए ये कैसे होता है. एवरी ईयर द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूसेस अ फाइनेंस बिल इन द पार्लियामेंट बजट सेशन. उसी को बजट बोलते हैं हम लोग. वही एनुअल फाइनेंस बिल होता है. When the finance bill is passed to both the houses of the parliament and gets the assent of the president. और जब ये एनुअल फाइनेंस बिल जो हमारे कंट्री की फाइनेंस मिनिस्टर देता है, वह जब इंडिया के प्रेसिडेंट का उसमें सिग्नेचर मिल जाता है, एसेंट मिल जाता है, वह क्या बन जाता है? एनुअल फाइनेंस एक्ट बन जाता है. एनुअल फाइनेंस एक्ट बन जाता है. एवरी ईयर टैक्स में बदलाव होता है ना कि 1961 से अब तक सेम चले आ रहा है? सेम चले आ रहा है क्या? एक्ट सेम है लेकिन एवरी ईयर उसमें अमेंडमेंट्स आते हैं. अमेंडमेंट्स मतलब क्या होता है? चेंज आता है. उसमें एवरी ईयर बदलाव देखने को मिलता है. सो अमेंडमेंट्स आर मेड एवरी ईयर टू द इनकम टैक्स एक्ट 1961.
एक्ट 1961 ही है, लेकिन एवरी ईयर उसमें क्या होता है, अमेंडमेंट्स होते हैं। एवरी ईयर उसमें क्या होते हैं, अमेंडमेंट्स आते रहते हैं। एवरी ईयर अमेंडमेंट्स आते रहते हैं। एंड अदर टैक्स लॉ बाय द फाइनेंस एक्ट। अब इसमें क्या होता है, जो एनुअल फाइनेंस एक्ट होता है, लिसन टू मी वेरी केयरफुली माय डियर स्टूडेंट्स, यहां से आपको थोड़ा ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा। जो एनुअल फाइनेंस एक्ट होता है, क्या मैं बता रहा हूं, एनुअल फाइनेंस एक्ट होता है, इसमें 4 पार्ट्स दिए गए हैं। फर्स्ट शेड्यूल टू द एनुअल फाइनेंस एक्ट हैव द फोर पार्ट्स विच स्पेसिफाई द रेट ऑफ टैक्सेस। ये चारों पार्ट्स हमें क्या बताते हैं, किस रेट से टैक्स लगाया जाएगा, वो रेट ऑफ टैक्सेस हमें बताते हैं। रेट ऑफ टैक्सेस हमें बताते हैं। फर्स्ट पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द एनुअल फाइनेंस एक्ट specify the rate of taxes applicable to the current financial rate of taxes applicable for the current assessment year। अब आपके लिए कौन सा, मैं कुछ बातें, आप अपने कॉपी निकालिए, आप अपने कॉपी निकालिए और उस कॉपी में लिखना शुरू कीजिए, ठीक है। आप कॉपी में हेडिंग लिख दीजिएगा, बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन क्लास नंबर 1। बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन क्लास नंबर 1 लिखना स्टार्ट कीजिए जल्दी से। आप कॉपी निकालिए और उस कॉपी में लिखना स्टार्ट कीजिए, बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन क्लास नंबर 1, एकदम टॉप में आप लिखेंगे। इसके बाद आप लिखेंगे पहला लाइन, उसमें हम लोगों का एनुअल फाइनेंस एक्ट 2022, एनुअल फाइनेंस एक्ट 2022, एनुअल फाइनेंस एक्ट 2022। आपके लिए प्रीवियस ईयर कौन सा होगा, आपके लिए प्रीवियस ईयर कौन सा होगा, आप नहीं भैया ऐसे नहीं बोलना है बच्चे, मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा रुक जाइए। आपके लिए प्रीवियस ईयर होगा, आप लिखिएगा यहां पर, प्रीवियस ईयर होगा आपके लिए 22-23। आपके लिए प्रीवियस ईयर कौन सा होगा, 22-23। और असेसमेंट ईयर कौन सा होगा, आपके लिए असेसमेंट ईयर होगा 23-24। आप ये लिखिए, आप लिखिए, तब सब मैं बता रहा हूं एक एक करके। प्रीवियस ईयर आपके एग्जाम्स के लिए कौन सा एप्लीकेबल होगा, 22-23, 22-23। ठीक है भाई। प्रीवियस ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, ये प्रीवियस ईयर कब से बिगिन होगा, बिगिन हो चुका है, होगा क्या सर, हो चुका है ऑलरेडी। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये आपका स्टार्ट हुआ 1/4/2022 को और खत्म कब होगा, 31 मार्च 23 को खत्म होगा। बात समझ में आ रही है आपको, खत्म 31 मार्च 23 को होगा। 31 मार्च 23 के बाद ही आपके एग्जाम्स आते हैं ना, आपके एग्जाम्स कब आएंगे, 31 मार्च 23 के पहले या उसके बाद। इसीलिए मतलब आपको प्रीवियस ईयर कैसे याद रखना है, जिस टाइम में आप एग्जाम्स दे रहे हो उसके ठीक पहले का 31 मार्च जो खत्म हुआ, वह कौन से ईयर में खत्म हुआ है, 23 में। ठीक पहले का ईयर 31 मार्च कब खत्म हुआ है, ठीक पहले वाला 31 मार्च कब खत्म हुआ, 31 मार्च 23 को। मतलब आपका ईयर कौन सा प्रीवियस ईयर है, 22-23। आपके लिए प्रीवियस ईयर कौन सा है, 22-23। असेसमेंट ईयर कौन सा है, 23-24। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, जग जाइए और ध्यान से सुनिए मेरी बातों को। ये प्रीवियस ईयर जो होता है ना, ये इनकम ईयर होता है। कौन सा ईयर होता है, इनकम ईयर। हम लोग अभी कौन सा टैक्स पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स के इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे हैं। इनडायरेक्ट टैक्स साथ में पढ़ेंगे ना, उसके लिए अलग टाइमिंग होगा, अलग डिस्कशन होगा, उसके लिए बिल्कुल अलग डिस्कशन होगा उसके लिए। समझ आ रही है मेरी बात बच्चे। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इनकम टैक्स हमारा जो है प्रीवियस ईयर को हम लोग कौन सा ईयर बोलते हैं, इनकम ईयर बोलते हैं। प्रीवियस ईयर को कौन सा ईयर बोलते हैं हम लोग,
इनकम ईयर बोलते हैं। इनकम ईयर का मतलब क्या हुआ सर? वह ईयर जिसमें एसएससी टैक्स देने वाला पर्सन इनकम करता है, इनकम करता है। और जो इनकम वो 22-23 में करेगा उसके ऊपर टैक्स वो 22-23 में नहीं देगा। टैक्स कब देगा? अगले साल में जाके देता है, असेसमेंट ईयर में देता है। तो असेसमेंट ईयर को हम लोग कौन सा ईयर नाम देते हैं? टैक्स ईयर। असेसमेंट ईयर को हम कौन सा ईयर नाम देते हैं भाई? टैक्स ईयर। लिख डालो ये सब बातों को बगल में। प्रीवियस ईयर कौन सा ईयर होता है? प्रीवियस ईयर कौन सा ईयर होता है? इनकम ईयर। द ईयर इन विच द एसएससी अर्न्स टैक्स, जो जिसको टैक्स देने वाला जो पर्सन है। अच्छा, डायरेक्ट टैक्स सबके ऊपर लगता है ना, जो इनकम करते हैं, वेल्थ रखते हैं, उनके ऊपर सिर्फ लगाया जाता है जो इनकम करते हैं। तो इनकम करने वाला पर्सन जिस प्रीवियस ईयर में इनकम कर रहा होता है उस प्रीवियस ईयर में टैक्स नहीं देता। वो अगले ईयर में यानी 31 मार्च 23 जब खत्म हो जाएगा उसके बाद वह टैक्स देगा। उसके टैक्स देने के लिए डेट क्या होगा सर? वो सब कुछ पढ़ाया जाएगा आपको, कब अंतिम डेट होता है, क्या प्रोसीजर है, एवरीथिंग। आज के क्लास में सब पॉसिबल है क्या? नहीं, लेकिन बेसिक्स जो मैं 5 दिन पढ़ाऊंगा उसमें वो सारी बातें मैं बता दूंगा। और बेसिक्स के बाद शुरुआत होगा मेन अपना पढ़ाई। सर बेसिक्स क्यों पढ़ा रहे हैं? बेसिक्स के बाद मेन चैप्टर स्टार्ट कीजिए ना। ये सीखे बिना आपको मजा ही नहीं आएगा, कुछ भी पढ़ के समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो इनकम ईयर, जैसे मान लो अभी कौन सा ईयर चल रहा है? अभी कौन सा ईयर चल रहा है? अभी कौन सा प्रीवियस ईयर चल रहा है? अभी कौन सा प्रीवियस ईयर चल रहा है? आज को कितनी तारीख है? व्हाट इज द टुडेज डेट? सितंबर 2022 में खड़े हो आप? सितंबर 2022 में आप खड़े हो? तो क्या वह डेट इसके बीच फॉल कर रहा है? चेक करो तो, कर रहा है क्या? बोलो ना देख करके, कर रहा है क्या? मतलब हम कौन सा प्रीवियस ईयर में खड़े हैं? जल्दी बोलो। 22-23 कौन सा प्रीवियस ईयर में खड़े हैं? 22-23। मैं इनकम कर रहा हूं, मैं 22-23 में जो इनकम कर रहा हूं, क्या हर महीने महीने में जाके गवर्नमेंट को टैक्स देता हूं? यस और नो? नो। कब मैं टैक्स दूंगा इसका? अगले ईयर में 31 मार्च खत्म होने के बाद। कब मैं टैक्स दूंगा? 31 मार्च 23 के फिनिश होने के बाद। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है ना, आपको हर महीने महीने टैक्स देने होते हैं, एवरी मंथ। और जो कंज्यूमर है उसको तो हर दिन ही टैक्स देना है, हर दिन। आप सुबह उठ के टूथपेस्ट करते हो, टैक्स दे दिया आपने थोड़ा। समझ आ रही मेरी बात में? दे दिया। ट्रबल करके आए हो, दे दिया। समझ आ रही मेरी बात ना? इनडायरेक्ट टैक्स हर मोमेंट पे लगाए जाते हैं, इसलिए तो उसका नाम है इनडायरेक्ट। आपको पता चलता है क्या कि हम टैक्स दे रहे हैं, लेकिन आप दे रहे होते हो। समझ आ रहा है? तो ये आपने पहले लिख लिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा आप लोग, मेरे बच्चों ध्यान देके सुनिएगा मेरे बातों को। पार्ट 1 ऑफ द एनुअल फाइनेंस एक्ट का फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 1 हमें क्या करता है? रेट ऑफ टैक्सेस बताता है जो हमारे प्रीवियस ईयर में लगेगा। हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा है? फॉर द टैक्स फॉर प्रीवियस ईयर 22-20। पीवाई मतलब प्रीवियस ईयर, पीवाई मतलब प्रीवियस ईयर। अच्छा, पार्ट 2 हमें क्या बोलता है? पार्ट 2 हमें बताता है स्पेसिफाई द रेट एट विच टैक्स इज डिडक्टेबल एट सोर्स। टीडीएस, टीडीएस, आपने टीडीएस वर्ड कभी सुना है? कब सुना है आपने? आपने केबीसी देखा है? अरे बताओ कौन बनेगा करोड़पति? अमिताभ बच्चन वाला देखा है ना? वहां जो लोग केबीसी में जीतते हैं, विनिंग करते हैं, उनको जो मनी मिलता है पूरा मिल जाता है क्या ना? टैक्स कट के आता है, टैक्स कट के आता है, उसी को टीडीएस बोलते हैं। समझ में आया क्या? सर इसके लिए कोई चैप्टर पढ़ना है जी? बिल्कुल, ये टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एक चैप्टर का नाम है आपका, टीडीएस। पढ़ाएंगे क्या सर आप भी? बिल्कुल पढ़ाऊंगा, लेकिन कब? उसमें अभी बहुत टाइम है, कम से कम 3 महीने के बाद, कम से कम 3 महीने के बाद। समझ आ रही मेरी बात ना? इतने दिन बाद वो आएगा भाई, आने का सवाल ही नहीं है। तो वो उसमें पढ़ेंगे हम लोग रेट ऑफ टीडीएस। पार्ट 2 में क्या दिया रहता है? रेट ऑफ टीडीएस।
पार्ट 3 में क्या रहता है, ये किस रेट के बारे में बताता है पार्ट 3 गिव्स द रेट फॉर कैलकुलेटिंग इनकम टैक्स फॉर डिडक्टिंग टैक्स फ्रॉम द इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज एंड कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस टैक्स फॉर फाइनेंस ईयर 22-23। ये हमें बताता है डिडक्टेबल टैक्स किस रेट से सैलरीज से डिडक्शन, किस रेट से सैलरी हेड में, हमने कितना हेड का नाम बताया था आपको, कितने हेड होते हैं इनकम के, 5 हेड होते हैं। इनकम अंडर द हेड सैलरीज, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, इनकम अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम द कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। 5 हेड होते हैं। कितने हेड होते हैं? 5। अच्छा मैं बोल रहा हूं, तुम लोग थोड़ा समय के बाद बोलने लगेगा क्या? ना तुम लोग को कभी ये याद नहीं होगा, बस कुछ दिन जाने दो, 3 4 5 क्लास इसका, तुम लोग भी ये सब बोलेगा एकदम, अपने आप आवाज निकलने लगेगा। सर हम लोग को याद नहीं हो पाया तो ऐसा होगा ही नहीं, समझ में आ रहा है ना? अपने आप आवाज आएगी। और पार्ट 4 गिव्स द रूल्स फॉर कंप्यूटेशन ऑफ नेट एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चर के इनकम निकालने के लिए पार्ट 4 में रूल्स दिए गए हैं। पार्ट 1 हमें क्या बताता है, ये सब याद रखना है क्या? बिल्कुल नहीं, ये इंट्रोडक्शन है आपके लिए। अब देखो भाई, अब मेरी बात ध्यान से देखो। सबसे पहले मैंने पहला कंपोनेंट आपको क्या बताया, बोलते नहीं हो, इनकम टैक्स एक्ट 1961। दूसरा कंपोनेंट मैंने क्या बताया, एनुअल फाइनेंस एक्ट 2022। अब अपना वाला याद रखो। अरे भाई आपके लिए 2 टर्म मिल रहे हैं आपको मेरे बच्चों। एक बात तो पता है ना कि ये जो प्रोफेशनल कोर्सेस है यहाँ पे सक्सेस रेट कैसी है? डू नो अबाउट द सक्सेस रेट ऑफ आवर कोर्सेस? मैक्सिमम बिलो 20% ही रहता है, बिलो 20%। तो भाई आपके लिए कोई अमेंडमेंट्स नहीं रहेगा। आपको 2 टर्म मिलते हैं, मई नवंबर जून दिसंबर। आप कभी भी एग्जाम्स निकाल लो, और आप अगर अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो शुरुआत से, मतलब आपको क्या करने हैं मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। जैसे आपको टैक्स का जो सब्जेक्ट है, डायरेक्ट टैक्स अभी आप पढ़ रहे हो, ये डायरेक्ट टैक्स वाली जो सब्जेक्ट है इसमें आपको एक कॉपी मेंटेन करना है। क्या मेंटेन करना है? एक कॉपी। ये कॉपी में आप करोगे क्या? मैं जब प्रैक्टिकल सम्स आएगा, इसका प्रैक्टिकल सम्स भी होते हैं ऑब्वियसली, मैं क्लास में कराऊंगा आप लोगों को। और पहली जो आप कॉपी रखोगे उसमें आप क्या करोगे, जैसे आज जो जो मैंने आपको पढ़ाया उसके ऊपर समरी नोट्स जाके घर पे लिखोगे। सर हम लोग लिखेंगे, आप नहीं लिखाएंगे क्या? मैंने आज आपको कहां से शुरुआत किया, टैक्स क्या होता है। सर ये हम लोग अपने मन से लिखेंगे नहीं, ऑब्वियसली ये नोट्स भी आपके पास होगा, वहां से आप लोग लिखेंगे। आपके इंस्टीट्यूट के बुक है, इंस्टीट्यूट के बुक अभी आए नहीं है सर, आने में भी बहुत देरी होगा। तो जब भी आए आपको एवरी डे जो पढ़ाया जाएगा उसके ऊपर जाके आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा, जिसका जैसा सुटेबल, आप 2 पेज 3 पेज जो भी होगा आप खुद से लिखोगे। जो जो आपको पढ़ाया गया उसको बुक देख के लिखना है, बुक देख के लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉपी पे आपको लिखना है। अगर आप ये समरी नोट शुरुआत से बनाते हुए चलते हो, आपको पूरा का पूरा मेमोराइज भी होगा और आपके पास एक खुद का पढ़ने के लिए नोट्स तैयार रहेगा, जिसको आप एग्जाम्स के पहले, जस्ट बिफोर द एग्जाम्स, आप उसी से रिवीजन करके जाओगे। बात समझ में आ रही है ना? सारा कुछ लिखना है क्या सर? बिल्कुल नहीं। जैसे ये आपको थोड़े ना लिखना है, ये तो मैंने आपको नॉलेज के लिए पढ़ाया, पार्ट 1 2 3 4, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है आपको, बिल्कुल नहीं जरूरत है। क्या लिखने की जरूरत है सर? 5 कंपोनेंट का नाम याद रखना जरूरी है। समझ में आ रहा है ना? ये इंपॉर्टेंट है। अब आइए इनकम टैक्स रूल्स 1962। भाई इनकम टैक्स एक्ट कब आया था? अच्छा ये सब लिख चुके हो ना, इनकम टैक्स प्रीवियस ईयर, ये सब लिखना हो गया है ना, तो मैं इसको अभी यहां से डिलीट कर रहा हूं स्क्रीन से। सब लोग लिख चुका होगा आई थिंक। चलिए अभी मेरे बच्चों, आपका इनकम टैक्स एक्ट कब बना था? 1961 में। एप्लीकेबल कब हुआ था? 1 अप्रैल 1962 से। एनुअल फाइनेंस एक्ट एवरी ईयर पार्लियामेंट में आता है, और हम लोगों के एग्जाम्स के लिए कौन सा फॉलो करना है? एनुअल फाइनेंस एक्ट 2022 which will be applicable for the May, June and November, December 23 एग्जाम्स। क्लियर है? चलिए इनकम टैक्स रूल्स, इनकम टैक्स रूल्स कौन बनाता है बताओ ना? इनकम टैक्स रूल्स कौन बनाता है? एक्ट कौन बनाता है? पार्लियामेंट, पार्लियामेंट बनाता है। पार्लियामेंट में कौन पार्टी बनाता है? विनिंग पार्टी, जिसका वहां पर बहुमत है, जो सरकार बनाया है वही बनाते हैं सब लोग मिल करके। चलिए ठीक है,
भाई हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री है ना, आपने नाम सुना है फाइनेंस मिनिस्ट्री का? नाम सुना है क्या ये वाला? बोलो, नाम सुना हुआ है ना सभी का? तो फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है, इसके पास इतना टाइम है कि अकेले बैठ करके और ये देखेगा कि कितना रुपए का कलेक्शन हो रहा है टैक्स का। थोड़ा बताओ तो, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनके पास बैठ के ये देखने का, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनके पास बैठ के चेक करने का समय है क्या? इट इज पॉसिबल फॉर देम? नहीं। उनके सारे ऑफिसर्स मिल जाएंगे तभी भी ये नहीं हो पाएगा। तो फाइनेंस बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। पूरे देश का फाइनेंस को संभालना है। डायरेक्ट सोर्सेस से टैक्स कलेक्शन हो रहा है, इनडायरेक्ट सोर्सेस से कलेक्शन हो रहा है, रेवेन्यू के कितने सारे डिपार्टमेंट्स हैं। तो इन लोगों ने बोला ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बोला ना कि देखो, हमारे कंट्री में बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, करीब करीब मोर देन 30 करोड़ पीपल हमारे कंट्री के डायरेक्ट टैक्स का पेमेंट करते हैं। तो भाई उनसे टैक्स लेने के लिए हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं है, अलग से हम एक डिपार्टमेंट बना देते हैं। क्या करते हैं? डायरेक्ट टैक्सेशन के मैटर्स को देखने के लिए, डायरेक्ट टैक्सेशन के मैटर को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए। भाई ऐसा तो नहीं है ना, इतना तो कोई देश में ईमानदार पब्लिक नहीं है कि जाकर के गवर्नमेंट कुछ नहीं बोलेगा और जाकर के वह टैक्स जमा कर करके आ जाएगा। हम लोग तो बीमार पड़ते हैं तब भी जाकर के पहले मेडिसिन ऑफिसर मेडिसिन खरीद के लाते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं जल्दी। ऐसा है ना, बोलते हैं थोड़ा ज्यादा हो जाएंगे बीमार तब जाएंगे डॉक्टर के पास। अपने देश का थिंकिंग ऐसा। तो क्या हम अपने से आके गवर्नमेंट को टैक्स दे देंगे? ना, गवर्नमेंट को कलेक्ट करना पड़ता है। बोलो ना, आप सुनते हो ना आए दिन न्यूज़पेपर में इनकम टैक्स का यहाँ रेड पड़ गया। क्यों रेड पड़ गया? वो टैक्स नहीं भरा था इसलिए उसके यहाँ पर रेड पड़ गया, इसलिए वो पूरा डिपार्टमेंट बनाया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, डायरेक्ट टैक्सेशन के मैटर्स को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए, मेरी बात ध्यान से सुनोगे, डायरेक्ट टैक्स, डीटी, डीटी बोले तो डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स के मैटर्स को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का फाइनेंस मिनिस्ट्री उसको एडमिनिस्ट्रेट करता है। क्या? फाइनेंस मिनिस्ट्री के बहुत सारे काम है भाई, फाइनेंस मिनिस्ट्री डायरेक्ट उसको एडमिनिस्ट्रेट नहीं करता है। एडमिनिस्ट्रेट करने के उन्होंने अलग से एक डिपार्टमेंट ही बना दिया है जिसका नाम है सीबीडीटी। क्या नाम है? सीबीडीटी। क्या नाम है? सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सीबीडीटी का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सीबीडीटी का नाम क्या है? ये सब सर नोट्स में लिखना है, क्या हम लोग समरी नोट्स बनाएंगे उसमें? बिल्कुल, ये सब चीजें तो लिखना है मेन। आपको ये नहीं पता है कि इंडिया में ना डायरेक्ट टैक्सेशन के मैटर्स को कौन एडमिनिस्ट्रेट करता है? कोई पूछते इनकम टैक्स, जैसे हम लोग के किसी से लड़ाई झगड़े होते हैं तो हम लोग किसके पास जाते हैं? पुलिस के पास जाते हैं ना, इनिशियली पुलिस के पास जाते हैं इसका कंप्लेन करने के लिए। तो पुलिस क्या काम करती है? लॉ की सुरक्षा करना, लॉ को मेंटेन रखने के लिए पुलिस होती है। व्हाट इज द वर्क ऑफ द पुलिस? लॉ को मेंटेन करना। अगर पुलिस नहीं होती और कोई कानून नहीं होता तो देश में कैसी हालत होती? जब मन तब जिसको मन उसको पीट के निकल जाता, जो बाहुबली होता है उसी का चलता है यहां पर। लेकिन लॉ है ना, लोग डरते हैं ना कि लॉ है, उसको रखवाले भी है उसके। समझ आ रहा है मेरी बात ना? तो ऐसे ही हमारे कंट्री में इस डायरेक्ट टैक्सेशन के मैटर्स को कंट्रोल करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए कौन सा बना है डिपार्टमेंट? इस डिपार्टमेंट को बनाया किसने? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसने बनाया? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बात समझ में आ रहा है ना? तो अभी इससे कभी भी, मतलब मैं तो आगे चल के और पहले क्लास का क्वेश्चन पूछता हूं, मेरी एक आदत है। तो मैं बहुत समय जब हम लोग पढ़ लेंगे 2 महीने बाद, तब मैं पूछूंगा कभी डायरेक्ट टैक्स कौन एडमिनिस्ट्रेट करता है? तो सर ने, तब भीड़ बढ़ जाएगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे एडमिशन ले रखे हैं, धीरे धीरे वे लोग आना स्टार्ट करेंगे। तो यहां पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द डायरेक्ट टैक्सेस इन आवर कंट्री। ठीक है, सीबीडीटी। सीबीडीटी के ऑफिसर्स होते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं। अच्छा, सीबीडीटी को क्या काम है भाई? एक्ट तो पार्लियामेंट में गवर्नमेंट ने बना दिया, एक्ट तो बन गया, लेकिन उस एक्ट को अगर पालन करना होगा बार बार उसको, उस एक्ट को अप्लाई करना होगा,
तो उसके लिए छोटे छोटे कई सारे रूल्स बनाने होते हैं। क्या करने होते हैं? रूल्स। अब रूल्स बनाने के लिए जब कोई नया रूल्स की जरूरत होगी तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को फोन करेगा, लो सीबीडीटी का ऑफिसर लो, कि हेलो फाइनेंस मिनिस्टर साहब, ये वाला मैटर अटक गया है, थोड़ा बताइए ना क्या करना है, कैसा रूल्स एक बताइए ना, हम लोग लिखते हैं रूल्स। ऐसा होगा क्या? पॉसिबल है? तो इनकम टैक्स को कलेक्ट करने के लिए, इनकम टैक्स को डिवाइड करने के लिए जो इनकम टैक्स रूल्स होते हैं, ये रूल्स बनाने का मैंने तीसरा कंपोनेंट आपको बताया था, इनकम टैक्स रूल्स। चेक करो, चेक करो, दिखाई दे रहा है? तीसरा कंपोनेंट मैंने आपको बताया था, इनकम टैक्स रूल्स। ये इनकम टैक्स रूल्स बनाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसके ऊपर है? सीबीडीटी। इनकम टैक्स रूल्स कौन बनाता है? एक्ट कौन बनाया? पार्लियामेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया। एनुअल फाइनेंस एक्ट कौन बनाता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सीबीडीटी को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए बनाया गया। अब भाई इनकम टैक्स डिवाइड करना, डिवाइड मतलब टैक्स लगाना एंड कलेक्ट करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए टाइम टू टाइम रूल्स बनाने पड़ते हैं। जैसे आज आप लोग हमारे पास पढ़ने आए हो, क्लासेस करने के लिए आज आप पढ़ने आए हो, धीरे धीरे यहाँ पे बहुत सारे रूल्स हैं जो पढ़ाने के लिए एप्लीकेबल है कि आपको कैसे अच्छा एक स्टूडेंट बनाया जा सके, कैसे आप एक बार में एग्जाम्स क्लियर कर सको अपने। इसके लिए हमने बहुत सारे छोटे छोटे हमारे रूल्स हैं जो टाइम टू टाइम मैं आपको बताता रहूंगा। ना बैठा के पहला क्लास में 2 घंटा रूल्स में बताऊं कि ये रूल्स है वो रूल्स है, पक जाएगा, निकल जाएगा, बोलेगा पढ़ेंगे नहीं, पहले दिन ही निकल जाएगा सब कुछ। ये आपको भी पता चलेगा कि सर ऐसा कुछ रूल्स बता रहे हैं तो हमारे फायदे के लिए बता रहे हैं। आपको खुद तब ये महसूस होगा कि सर अगर कुछ रूल्स बता रहे कि ऐसे पढ़ाई करो, जैसे हमने आज आपको बताया कि आपको एक समरी नोट्स रेडीली का पढ़ के जाओ और उसको बनाओ, ये आपके रूल्स में शामिल होगा। इससे फायदा मेरे को होगा ना आपको होगा? कब होगा आपको फायदा? आपका मेमोरी पावर बढ़ेगा, लर्निंग्स आपके कंप्लीट होते रहेंगे धीरे धीरे टाइम टू टाइम, और एग्जाम्स के समय आपको उसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। बिकॉज आप इतने 600 पेज का किताब कैसे रिवीजन करोगे एक दिन में, जब 1 डे बिफोर रहेगा एग्जाम्स तो वो नोट्स आपको काम आएगा। तो ऐसे ही सीबीडीटी क्या करता है, उसके छोटे छोटे जो रूल्स बनाने होते हैं टैक्स को डिवाइड और कलेक्ट करने के लिए, ये कौन बनाता है रूल्स? सीबीडीटी। सीबीडीटी इज empowered टू मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ द एक्ट। एक्ट के पर्पस को, एक्ट के ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी एक्ट बनाया जाता है उसका कोई ऑब्जेक्ट होता है कि नहीं होता है? तुम लोग ये जो कोर्सेज ज्वाइन करके रखा है, इतना बड़ा बड़ा अमाउंट खर्च कर रहा है, ऑब्जेक्टिव है या नहीं है? कुछ ऑब्जेक्टिव्स है ना। तो वैसे ही कोई भी एक्ट हमारे कंट्री में बनते हैं तो उसके क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव्स। और उस एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स को, उस एक्ट के पर्पस को अचीव करने के लिए सीबीडीटी टाइम टू टाइम रूल्स बनाते रहता है। तो इनकम टैक्स रूल्स कौन बनाता है? सीबीडीटी। For the proper administration of the Income Tax Act 1961, the CBDT frames rules from time to time. ये समय समय पे जैसा जैसा रिक्वायरमेंट होता है रूल्स बदलते रहता है। समझ आ रहा है ना? अच्छा, रूल्स बदलने के लिए बार बार परमिशन लेना होगा क्या सीबीडीटी को सेंट्रल गवर्नमेंट से? बिल्कुल नहीं। These rules are collectively called the Income Tax Rules 1962. और ये रूल्स के ना कुछ सब रूल्स भी होते हैं, रूल्स के अंदर भी रूल्स होता है, सब रूल्स। कुछ प्रोविजोज होते हैं, एक्सप्लेनेशंस होते हैं। द प्रोविजंस टू अ रूल, सब रूल्स स्पेल आउट द एक्सेप्शंस टू द लिमिट कंडीशंस। ये सब जो प्रोविजोज होते हैं रूल्स और सब रूल के, वो क्या बताते हैं? उस के एक्सेप्शन के बारे में, कंडीशंस के बारे में, कुछ गाइडलाइंस होता है जो टैक्स के लिए सबको फॉलो अप करना चाहिए, वैल्यूएशन के बेसिस बताते हैं, ये सब उसमें लिखा हुआ रहता है। और एक्सप्लेनेशंस जो होते हैं वो एक्सप्लेनेशन हमें क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं अबाउट द रूल्स। जैसे कई बार होता है ना कि कुछ रूल्स ऐसा सीबीडीटी ने बना दिया जो सबको समझ में नहीं आ रहा है, मतलब नॉर्मल पीपल को तो समझ में नहीं आएगा, जो प्रोफेशनल पीपल है उनको भी नहीं समझ में आ रहा है, प्रोफेशनल पीपल। तो उसके लिए क्या करता है, ये लोग क्लैरिफिकेशन निकालते हैं, एक्सप्लेनेशंस निकालते हैं। एक्सप्लेनेशन कौन निकालता है? सीबीडीटी। ये एक्सप्लेनेशन किस लिए होता है? किसी रूल्स को क्लैरिफाई करने के लिए एक्सप्लेनेशन निकालते हैं ये लोग, रूल्स को क्लैरिफाई करने के लिए कि भाई हमने जो रूल्स बनाया है ये इस तरह से है, उसके लिए क्या निकाला जाता है? एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन किस लिए होता है? रूल्स को क्लैरिफाई करने के लिए।
क्लियर करने के लिए, जो सबको समझ में आने लगे। तो इसके बाद है सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस। सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन, ये सर्कुलर्स और नोटिफिकेशन कौन इशू करता है भाई? हमने, ये चौथा नंबर कंपोनेंट है, दिस इज द फोर्थ नंबर कंपोनेंट। पहला कंपोनेंट क्या था? इनकम टैक्स एक्ट 1961। दूसरा एनुअल फाइनेंस एक्ट 2022। तीसरा नंबर हमारा क्या था? इनकम टैक्स रूल्स था 1962, और वो एवरी टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है रूल्स। एक साल में 4-5 बार रूल्स चेंज हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। जैसा रिक्वायरमेंट होगा सीबीडीटी उसको चेंज कर देगा। समझ में आ रहा है ना? नंबर 4 सर्कुलर्स। सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस। Circulars are issued by the CBDT from time to time to deal with the certain specific problems and to clarify doubt regarding the scope and meaning of certain provisions of the act. कुछ particular problems आ गए, जैसे जैसे मान लो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ऑफिसर है, यानी सीबीडीटी का जो ऑफिसर है, वह किसी कंपनी को बोल रहा है कि देखिए आपने इस तरीके से यहां पर अर्निंग किया, आपको टैक्स देना होगा, और वह बोल रहा है कि हमारा यहां पर टैक्स देना बनता नहीं है। समझ आ रहा है मेरी बात ना? टैक्स यहां पर हम नहीं देंगे इस इनकम के ऊपर। तो भाई ऐसे सिचुएशन को स्पेसिफिक प्रॉब्लम बोलते हैं, और उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के डाउट्स को क्लियर करने के लिए, डाउट्स को क्लैरिफाई करने के लिए सीबीडीटी को क्या करना पड़ता है? सर्कुलर्स निकालने पड़ते हैं। सर्कुलर्स, ठीक है ना? इसको सर्कुलेशंस भी बोलते हैं, सर्कुलर्स। समझ आ रहा है मेरी बात ना? सर्कुलर्स होते हैं, उसमें वह पूरा क्लैरिफाई करता है चीजों को। और सर्कुलर्स कौन इशू करता है? इशूड फॉर द गाइडेंस ऑफ द ऑफिसर्स एंड और द एसएससी। एसएससी कौन होता है? जो टैक्स पे करता है, जो टैक्स पे करता है वह कौन होता है? एसएससी। और ऑफिसर कौन होते हैं? सीबीडीटी के ऑफिसर होते हैं। सीबीडीटी ये गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं। तो सर्कुलर किनको गाइड करने के लिए निकाला जाता है? सर्कुलर कौन इशू करता है? सीबीडीटी। कौन इशू करता है? सीबीडीटी। इनकम टैक्स रूल्स कौन बनाता है? सीबीडीटी। सर्कुलर किस लिए इशू किया जाता है? सर्कुलर इशू किया जाता है एसएससी को गाइडलाइंस देने के लिए और इनकम टैक्स के ऑफिसर्स को गाइडलाइंस देने के लिए। समझ आ रही मेरी बात? इसके बाद ये पॉइंट नहीं करना आपको। नोटिफिकेशन, आपने ऐसा सुनते हो, आपका सीएस सीएमए सीएस इंस्टीट्यूट भी टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन निकालते रहता है। नोटिफिकेशन क्या निकलता है कि भाई आपके एग्जाम्स फॉर्म फिलअप कब से स्टार्ट होंगे, आपका एडमिशंस रजिस्ट्रेशन करने के लास्ट डेट कब होते हैं, आपके एग्जाम्स कितने तारीख से बिगिन होंगे, आपके कब रिजल्ट आएंगे। ये सब टाइम टू टाइम क्या करता है? इंस्टीट्यूट भी नोटिफिकेशन निकालते रहता है। हमारे भी कभी कोई वैकेशंस वगैरह पड़ेगा तो हम भी यहाँ पे नोटिफिकेशन निकालेंगे कि भाई इतने टाइम से 2 दिन आपका क्लासेस नहीं होगा। किस कारण से नहीं होगा? उस नोटिफिकेशन में ये बात लिखी हुई रहेगी। नोटिस, नोटिस, दैट इज द नोटिफिकेशन। समझ आ रहा है मेरी बात ना? तो नोटिफिकेशन भी कौन इशू करता है भाई? सीबीडीटी करता है, ठीक है ना? सॉरी, नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है पता है ना? अरे अपने मोदी जी। समझ में आ रहा है ना? तो नोटिफिकेशंस आर इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। समझ आ रहा है मेरी बात ना? ये एक्ट के जो प्रोविजंस बनाए गए हैं, उस प्रोविजंस को इफेक्टिव करने के लिए जो एक्ट में प्रोविजंस बनाए गए हैं, एक्ट मतलब क्या होता है? कानून। एक्ट मतलब क्या होता है? कानून। उस कानून में जो बातें लिखी गई है, प्रोविजंस लिखे गए, उस प्रोविजंस को इफेक्टिव करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकालता है। क्या करता है? नोटिफिकेशन निकालता है। आपसे अगर एग्जाम्स में, आप सबके एग्जाम्स में एमसीक्यू है, सबके एग्जाम्स में एमसीक्यू है भाई। सीए वाले बच्चों का भी एमसीक्यू है 30 मार्क्स का, सीएमए वाले बच्चों का भी एमसीक्यू है 40 मार्क्स का एग्जाम्स में आपके इस पेपर में। मतलब 20 मार्क्स का डायरेक्ट टिक मार्क है और 20 मार्क्स का फिल इन द ब्लैंक्स या 1 वर्ड आंसर लिखने होते हैं।
और सीएस का तो पूरा का पूरा पेपर ही एमसीक्यू है। समझ आ रहा है मेरी बात? तो भाई आपको एग्जाम्स में अगर एमसीक्यू में पूछ दिया कि हु इशू द नोटिफिकेशंस फॉर द इनकम टैक्स प्रोविजन, सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन दिया रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सीबीडीटी, ऑल ऑफ द अबव, तब आप क्या टिक करोगे? सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जितना मैंने पढ़ाया है ना, इसमें से अब तक बहुत सारा एमसीक्यू पॉसिबल है। सर आप एग्जाम्स लेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आपका बेसिक्स कंप्लीट होगा उसके ऊपर एग्जाम्स होगा आपका एमसीक्यू। समझ आ रहे मेरी बात ना? एग्जाम्स तो आपके बहुत होंगे, पढ़ना आपको पड़ेगा। नहीं पढ़ने वाले बच्चे टिकेंगे नहीं हमारे पास, पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है? और आप पढ़ने के लिए कोर्स भी ज्वाइन किए हो पास होने के लिए, ना कि गांव वाले को दिखाने के लिए कि हम भी कोर्स कर रहे हैं। कुछ करने के लिए ना, इरादे बड़े होने चाहिए आपके। चलिए देखिए, सीबीडीटी नोटिफिकेशन कौन इशू करता है? नोटिफिकेशन इशू कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। CBDT is also empowered to make and amend rules for the purpose of the act by issue of notification। और नोटिफिकेशन जो है ना, CBDT क्या करता है? रूल्स कौन बनाता है? रूल्स कौन बनाता है भाई? CBDT, ठीक है ना? रूल्स को अमेंड भी तो कर सकता है ना, उसको अमेंड कौन करता है? CBDT। ये रूल्स को अमेंड करने के लिए या नए रूल्स निकालने के लिए सीबीडीटी भी नोटिफिकेशन निकाल सकता है। सीबीडीटी भी क्या करता है? नोटिफिकेशन निकाल सकता है। मतलब ऑप्शन में सीबीडीटी रहेगा तो ऑप्शन में डी नंबर ऑप्शन में दे देगा बोथ बी एंड सी, तो आपको बी एंड सी दोनों टिक करना हो। सीबीडीटी इज अल्सो एम्पावर्ड टू मेक एंड अमेंड रूल्स। रूल्स को बनाने और रूल्स को बदलने का, अमेंड मतलब क्या होता है? बदलना। रूल्स को अमेंड करने का जो पावर होता है वह कौन करता है? सीबीडीटी। और सीबीडीटी इसके लिए क्या करता है? नोटिफिकेशन निकालता है, विच आर बाइंडिंग द बोथ डिपार्टमेंट एंड एसएससी। डिपार्टमेंट मतलब सीबीडीटी, डिपार्टमेंट मतलब, और एसएससी मतलब जो टैक्स पे करता है उसको एसएससी बोलते हैं, ठीक है? और इसके बाद आता है केस लॉ। आपने नाम सुना होगा, केस लॉ क्या होता है? आप टाइम टू टाइम ऐसे देखते रहते हो, ये 5वां नंबर, 5th नंबर कंपोनेंट है इनकम टैक्स एक्ट का। हमारे कंट्री का जो इनकम टैक्स एक्ट है, उसका इनकम टैक्स है, उसका 5th कंपोनेंट है केस लॉस। टाइम टू टाइम कोर्ट में केसेस जाते हैं, कोर्ट में अलग अलग तरह के केसेस जाते हैं इनकम टैक्स को लेकर के, और कोर्ट उसके ऊपर अपना क्या करता है? फैसला सुनाता है। उसके डिसीजंस को भी बेस करके नेक्स्ट बार कोई ऐसा ही मैटर अगर कोर्ट में जाता है तो उसके डिसीजंस को बेस करके उसको उस आने वाले केसेस का भी डिसीजंस दिया जाता है, आने वाले केसेस का भी डिसीजंस होता है। तो केस लॉ रेफर्स टू द डिसीजन गिवन बाय द कोर्ट। केस लॉ क्या होता है? केस लॉ रेफर्स टू द डिसीजन गिवन बाय द कोर्ट। जैसे कोर्ट ने 5 ईयर्स पहले, फॉर एग्जाम्पल 5 ईयर्स अगो, कोर्ट ने किसी मैटर के ऊपर अपना डिसीजंस दिया था, बोलो ना। अभी 5 ईयर्स के बाद एक ऐसा ही मैटर और कोर्ट में गया, तो कोर्ट क्या करेगा? डिसीजन बोलेगा नहीं, इस बार हम डिसीजन नहीं देंगे ना, डिसीजन देगा। ये इस समय कोई और पीपल का केस था, इस बार दूसरे पीपल का केस है, तो कोर्ट इस बार भी अपना डिसीजंस देगा। लेकिन डिसीजन देने के लिए उसके पास, अगर मान लो एक्ट में कोई लॉ नहीं बने हुए या लॉ बना है तो इनकम्प्लीट सा लॉ है, तो ऐसे समय वह कोर्ट क्या करेगा? इसी डिसीजंस को बेस करके और इस मैटर में भी डिसीजन अपना सुनाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? इसको बोलते हैं हम लोग क्या? केस लॉ। क्या बोलते हैं? केस स्टडीज या केस लॉ, दोनों ही बोलते हैं इसको, ठीक है? तो केस लॉ प्रीवियस ईयर 21-22 में अभी तुम हो भाई, तो बच्चों यहां पे द स्टडी ऑफ केस लॉ इज एन इंपॉर्टेंट एंड अनअवॉइडेबल पार्ट ऑफ द स्टडी ऑफ इनकम टैक्स लॉ। ये भी हमें पढ़ना है। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर पाई, इतना सारा हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है ना? देखिए क्या है यहां पर, द सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री। एपेक्स मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कोर्ट। and the law laid down by the Supreme Court in the law of land. The decision given by
various high courts will apply in respective state in which such high courts have jurisdictions. हाई कोर्ट का फैसला अलग अलग केसेस में अप्लाई किए जाते हैं। और केस लॉज जो है मेनली आपको कब पढ़ाई करने हैं, दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसके लिए अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा। केस लॉ डिटेल में यहाँ पर केस लॉज आपको कम पढ़ने हैं। केस लॉज मेनली आपको कब पढ़ाई करने हैं, जब आप होंगे फाइनल में। तो इसके लिए इंटरमीडिएट के एग्जाम्स आपको जल्दी से जल्दी पास करने होंगे। ठीक है, आगे की पढ़ाई हम लोग बढ़ते हैं करते हुए। दूसरी भाई इसमें क्या है, हमें लेवी ऑफ इनकम टैक्स। लेवी मतलब क्या होता है, लेवी का मतलब क्या होता है, लेवी का मतलब होता है टैक्स लगाना। लेवी ऑफ टैक्स मतलब टैक्स लगाना। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है कि इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जल्दी बताना। डायरेक्ट टैक्स होता है। इनकम टैक्स कौन सा टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है। क्लियर है मेरी बात ना। नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा, हमें इनकम, टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल कंप्यूट करना पड़ता है। हम कौन है, एसएसी। जो टैक्स देता वह कौन होता है, एसएसी, जिसका बुक ऑफ अकाउंट्स एक्सेस करके और उसकी इनकम पता की जाती है और फिर उस इनकम के ऊपर कितना टैक्स पेबल होगा यह कंप्यूट किया जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है ना। लेवी ऑफ इनकम टैक्स में पहला कदम क्या आता है, फर्स्ट स्टेप क्या आता है, टोटल इनकम एंड टैक्स पेएबल। आप जब टोटल इनकम पता नहीं करोगे तो कैसे टैक्स दोगे। अच्छा, कभी किसी बच्चे के दिमाग में ऐसा भी तो आ सकता है ना, सर हम अपना तो इनकम ही नहीं बताएंगे गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट टैक्स कैसे लेगा। ये समझ में आ रहा है क्या, इनकम नहीं बताएंगे तो गवर्नमेंट टैक्स कैसे लेगा। ये रेड क्यों पड़ते हैं पता है आपको, यही वजह है। ब्लैक मनी का क्रिएशन कैसे होता है, ब्लैक मनी जो आप बोलते हो, ब्लैक मनी, ब्लैक मनी आजकल तो हमारे वेस्ट बंगाल में बहुत निकलते हैं ब्लैक मनी। तो ब्लैक मनी का क्रिएशन होता कैसे, जब लोग के पास कुछ गलत तरीके से पैसा कमाने का रास्ता है, गलत तरीके से, जो कि अनएथिकल है, अनएथिकल तरीके से मनी अर्न किया, उससे ब्लैक मनी क्रिएशन होता है। या फिर मनी सही तरीके से कमाया गया है लेकिन उसके ऊपर टैक्स नहीं दिया गया है गवर्नमेंट को, दैट इज ऑल्सो ब्लैक मनी। और अगर आप अर्निंग्स कर रहे हो, इनकम कर रहे हो, टैक्स नहीं दे रहे हो, तो एक टाइम पे जाकर के आपके पास, गवर्नमेंट के पास एक खबर पहुंच जाएगा, पकड़े जाएंगे आप, और फिर आपका पाई पाई गवर्नमेंट हिसाब कर लेगा। समझ आ रहा है ना। और टैक्स देने के क्या बेनिफिट्स हैं वो भी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, वो भी पढ़ाऊंगा कि आपको खुद से चला के क्यों टैक्स देना चाहिए गवर्नमेंट। सो टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल इज द फर्स्ट पॉइंट हमारा है। टोटल इनकम, हम सबसे पहले एसएससी का रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करेंगे। क्या करेंगे, रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करेंगे। भाई इस बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन का क्लासेस जब हो जाएगा तो उसके बाद हम आपको एक नया चैप्टर पढ़ाएंगे, उस चैप्टर का नाम है रेसिडेंशियल स्टेटस। क्या नाम है, रेसिडेंशियल स्टेटस। एक चैप्टर ही आपको पढ़ने का, लेकिन यहां पर हम आपको सिर्फ स्टेप्स बता रहे हैं कि टोटल इनकम पता करने के लिए, किसी एसएससी का टोटल इनकम पता करने के लिए हम क्या करते हैं भाई, सबसे पहले हम उसका रेसिडेंशियल स्टेटस पता करते हैं कि वह इंडिया का रेसिडेंट है कि नहीं है, और अगर इंडिया का रेसिडेंट है तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, ये पता करेंगे हम। सर ये सब क्या होता है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, अभी पढ़ा दो या अगले चैप्टर में डिटेल में पढ़ा दो, बताओ क्या करना चाहिए हमें। अरे भाई इसके ऊपर चैप्टर ही हम लोग पढ़ेंगे, रेसिडेंशियल स्टेटस, ये सारे वर्ड सब पढ़ाए जाएंगे आपको। फिर वह डिम्ड रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है। सर इसके वजह से भी क्या किसी पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस के वजह से भी उसका टैक्स पेबल चेंज होगा क्या, बिल्कुल चेंज होगा। उसके रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कितना टैक्स देना है और कितना टैक्स नहीं देना है। तो सबसे पहले वी विल डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द एसएससी। दूसरा स्टेप हमारा क्या आता है, क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम अंडर डिफरेंट हेड्स। मैंने आपको ऑलरेडी जब सिलेबस का एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता रहा था तभी मैंने आपको बताया कि एक एसएससी के इनकम करने के अलग अलग हेड्स होते हैं। कौन कौन से हेड में वह इनकम कर सकता है। इनकम अंडर द हेड सैलरीज, आप जब घर में अपने
नोट्स बनाएंगे, समरी नोट्स, उस समरी नोट्स में आप ये सारी चीजें जरूर से शामिल कीजिएगा, ठीक है। और एवरी डे का एवरी डे आपका बन जाना चाहिए। क्लियर है ना मेरी बात? हेड्स ऑफ इनकम में पहला हेड्स क्या होता है? इनकम अंडर द हेड सैलरीज। सैलरी हेड में कब आप इनकम करोगे? जब आप कहीं पे जॉब करोगे तब करोगे। दूसरा है क्या? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यह हाउस प्रॉपर्टी से इनकम कैसे आएगा? अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी है और आप उसे रेंट पे देते हो तो उस रेंट से जो इनकम जनरेट होता है वह आपका क्या बोला जाता है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बोला जाता है। बिल्कुल सही। तीसरा नंबर आपका पॉइंट आता है प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम द बिजनेस एंड प्रोफेशन। प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम द बिजनेस एंड प्रोफेशन, या तो आप बिजनेस कर रहे हो या मेरी तरह प्रोफेशन प्रैक्टिस कर रहे हो, उससे आपके इनकम आएंगे। और नेक्स्ट क्या है? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कैपिटल गेन कब होता है? जब आप अपने किसी कैपिटल एसेट्स को सेल करते हो। भाई स्टॉक को नहीं, स्टॉक तो बिजनेस में चला जाएगा, ठीक है। देखिए ये मैं कितने क्लासेस में आपको पढ़ाऊंगा, इसको खत्म करने में 9 से 10 क्लासेस, 9 में ही हो जाता है। हाउस प्रॉपर्टी 5 क्लासेस, इसमें 10 से 11 क्लासेस, इसमें 12 क्लासेस, इसमें 2 से 3 क्लासेस। इतने क्लासेस लगेंगे इसको पढ़ाने में, इतने आवर का, जितने आवर 2 आवर्स के सभी क्लासेस होंगे आपके। समझ आ रहा है ना? इतने पढ़ने आपको, खत्म हो जाएगा फिर आपका टैक्स उसके बाद। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर कैपिटल गेन कब होता है? जब हम किसी अपने कैपिटल एसेट्स को सेल करते हैं, उससे जो हमारी इनकम जनरेट होती है वो कौन से हेड में होता है? इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन में होता है। और ये हेड को हम लोग रेसिडुअल हेड भी बोलते हैं। रेसिडुअल हेड, क्यों इसको रेसिडुअल हेड बोलते हैं? जो इनकम हमारा इन चारों हेडों में टैक्सेबल नहीं होगा वह सब लास्ट किस में चला जाएगा? अदर सोर्स हेड में चला जाएगा। कौन सा हेड में चला जाएगा? अदर सोर्स हेड में चला जाएगा। इसके बाद एक टैक्स पेयर। टैक्स पेयर कौन होता है? एसएससी को टैक्स पेयर बोलते हैं। बाबा एसएससी कौन होता है? टैक्स पेयर होता है। देखो सैलरी हमें अगर मिलता है, किसी पर्सन को पेंशन मिलता है, वह सैलरी हेड में टैक्सेबल होता है। रेंटल इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी, रेंटल इनकम जो आता है वह इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाता है, टैक्स होता है। ये सब मैं बोल चुका हूं ना, पहली बार बोल रहा हूं, बोल चुका हूं मैं, तीसरी बार बोल रहा हूं अभी, तीसरी बार आज के क्लास में सिर्फ। फिर इसके बाद से इनकम डेराइव्ड फ्रॉम कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और प्रोफेशन इज टैक्सेबल अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम द बिजनेस और प्रोफेशन। प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम द बिजनेस और प्रोफेशन, कोई भी बिजनेस या प्रोफेशन से जो हम इनकम डेराइव करते हैं, जो इनकम हमें मिलता है, दैट इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम। इनकम प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम द बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में टैक्सेबल होता है। इसके बाद जैसे हम अपने लैंड को सेल कर रहे हैं, लैंड हमारा कैपिटल एसेट्स है, बिल्डिंग कैपिटल एसेट्स है, अगर इन्हें हम सेल करते हैं और उस सेल से, सेल मतलब बेचना, उसके बेचने से जो हमें प्रॉफिट आता है, से फॉर एग्जांपल हमने एक लैंड खरीदा था 2 लाख रुपए में, 2 लाख में लैंड खरीदा था, अदर 2 लाख रुपए में मैंने लैंड खरीदा था। मैंने उसको 4 इयर्स के बाद, कितने इयर्स के बाद? 4 इयर्स के बाद मैंने उसी लैंड को क्या किया? इसको मैंने 10 लाख रुपीज में सेल कर दिया। क्या बात है, क्या बात है? कितने में सेल कर दिया? 10 लाख में। मुझे कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ बताओ ना, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ मेरे को? 8 लाख रुपए का। तो अब प्रॉफिट के ऊपर हम गवर्नमेंट को टैक्स देंगे या नहीं देंगे? लेगा ना गवर्नमेंट टैक्स हमसे, तो दैट इज टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन। समझ आ रहा है ना? इसके बाद नेक्स्ट रेसिडुअरी हेड लिखा भी है इधर, आप सब कुछ देख पाओगे, जो भी मैं बोलूंगा सब यहां लिखा हुआ मिलेगा, दिख रहा है आपको? द फिफ्थ हेड ऑफ इनकम, इनकम विच इज चार्जेबल टू टैक्स बट नॉट टैक्सेबल फ्रॉम द फर्स्ट 4 हेड। जो 4 हेड में नहीं होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। सर एग्जांपल बताइए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का एग्जांपल्स ध्यान से सुनोगे, क्या करते हैं हम लोग, क्या क्या होगा? जैसे
आप मान लो बेटिंग कर रहे हो किसी से, हॉर्स रेस में आप जीत रहे हो, केबीसी खेल के आप जीत रहे हो, ये सब इनकम कहां पे टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा। क्लियर है मेरी बात ना? पहला स्टेप्स मैंने आपको क्या बताया था? फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था? रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना। दूसरा हमारा क्या था यहां पर? दूसरा हेड हमारा, सेकंड हेड क्या था? सॉरी, सेकंड हमारा स्टेप क्या था? कौन कौन से हेड में टैक्स पेयर ने इनकम किया है, एसएससी ने इनकम किया है। और तीसरा हमारा स्टेप्स क्या है? दिस इज द थर्ड स्टेप हमारा, इनकम फ्रॉम इच हेड। हर हेड से कितने रुपए का, एवरी हेड से, इच हेड से कितना इनकम आया। स्टेप नंबर 4 होता है क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग, ये भी एक चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा। सर कितने क्लास लगेंगे? 2 क्लास। कितने क्लास? 2 क्लास। क्लबिंग पढ़ाने में कितने क्लास? 2 क्लास। क्लबिंग ऑफ द इनकम ऑफ स्पाउस, माइनर और चाइल्ड। क्लब होने का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कोई माइनर है, माइनर समझ में आता है, जिसकी एज 18 ईयर्स नहीं हुई है, लेकिन वो माइनर इतना अच्छा सिंगिंग करता है कि आज भी वह स्टेज शो करके, एक एक स्टेज शो का 15 लाख रुपए अर्न करता है। तो भाई वह टैक्स देगा कि नहीं देगा? लेकिन अभी वो माइनर है, इसलिए वो खुद डायरेक्टली टैक्स नहीं दे सकता। तो उसका इनकम उसके पेरेंट्स के इनकम के साथ क्लब हो जाएगा, ज्वाइंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? उसको बोलते हैं क्लबिंग। ये सब पढ़ाया जाएगा आपको डिटेल में, चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड भी आपकी एक टॉपिक है, इसमें भी आपको 3 क्लासेस लगेंगे, ये भी आपको पढ़ाया जाएगा। चैप्टर है ये सब। फिर हमारा स्टेप नंबर 6 में जाके टोटल ग्रॉस टोटल इनकम निकलता है, और ग्रॉस टोटल इनकम निकलने के बाद उसमें से भी गवर्नमेंट हमें क्या बोलता है? कुछ इनकम के ऊपर हमें डिडक्शंस प्रोवाइड करता है, छूट देता है कि आप इतने रुपए तक का टैक्स में छूट ले सकते हो। और फिर वो डिडक्शंस लेने के बाद जो हमारी इनकम बचती है, उस इनकम के ऊपर हम गवर्नमेंट को क्या करते हैं? टैक्स का पेमेंट करते हैं। जैसे हमें डिडक्शंस क्या क्या मिलता है, देखो डिडक्शंस के एग्जांपल्स भी यहां पर दिए गए हैं। ग्रॉस टोटल इनकम जो हमारा आता है, ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है? हमारा सभी हेड से मिला करके इनकम, उसको बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। जैसे हमें लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम हम पेमेंट करते हैं, मेडिक्लेम इंश्योरेंस का प्रीमियम पेमेंट करते हैं, उसके बाद से हायर एजुकेशन के लिए अगर लोन लिया हुआ है उसका इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, रेसिडेंशियल हाउस यानी फ्लैट परचेज करने के लिए हमने लोन लिया, उसका इंटरेस्ट हम पेमेंट कर रहे हैं। इन सभी का हमें छूट मिल जाता है, डिडक्शंस मिलता है। जैसे न्यू एम्प्लॉय का एम्प्लॉयमेंट के ऊपर हमें रॉयल्टीज ऑन पेटेंट के ऊपर हमें डिडक्शंस मिलता है। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन द सेविंग अकाउंट के ऊपर जो हमें इंटरेस्ट मिलता है, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट में जो हमारा मनी होता है उसमें जो हमें इंटरेस्ट मिलता है, उसके ऊपर डिडक्शंस मिलता है। तो ये जितने भी डिडक्शंस होते हैं, ये सभी डिडक्शंस मतलब होता है टैक्स में छूट। डिडक्शंस का मतलब क्या होता है? टैक्स में छूट। जो हमें टैक्स में छूट मिलता है, अब हमें मान लो टोटल हमारा इनकम हुआ 6 लाख रुपया, कितना हुआ? और उसमें हमें 60,000 रुपीज तक का हमें टोटल छूट मिलने वाला डिडक्शंस। तो हम 6 लाख के ऊपर टैक्स देंगे, ना कि 60,000 हमें छूट मिल रहा है तो छूट को माइनस कर लेंगे, और उसके ऊपर बाद जितना इनकम बचेगा आपका 5,40,000 उसके ऊपर टैक्स देंगे। ऑब्वियसली हर आदमी डिस्काउंट चाहता है ना, तो वह हमें गवर्नमेंट हमें डिस्काउंट दे रहा है एक तरह से कि थोड़ा कम अमाउंट के ऊपर टैक्स दो, हम कम अमाउंट के ऊपर टैक्स देंगे, क्या दिक्कत है? इसके बाद हम लोग का स्टेप नंबर 4 आता है, यहाँ पे टोटल इनकम कंप्यूट करना। वो सेम चीज बात यहाँ पे लिखा गया है, मतलब पूरा उसको एक वो टेबल में बताया गया समरी में। स्टेप नंबर 9 आता है एप्लीकेशन ऑफ द रेट ऑफ टैक्स, किस रेट से टैक्स देना है। फिर हमें सरचार्ज और रिबेट भी, सरचार्ज होता है एक्स्ट्रा टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स। सरचार्ज कब हमारे ऊपर लगना शुरू होता है? आपको पता है हमारे इंडिया का जो टैक्स है ना, टैक्स है ये प्रोग्रेसिव टैक्स है। कैसा टैक्स है? प्रोग्रेसिव टैक्स। मतलब जितना ज्यादा आप अर्निंग करोगे उतना ज्यादा रेट से आपके ऊपर इनकम टैक्स ज्यादा रेट से इनकम टैक्स लगेगा आपके ऊपर। कम अर्निंग करोगे कम टैक्स, ज्यादा अर्निंग करोगे ज्यादा टैक्स। 50 लाख रुपीस अगर आपका इनकम एक साल में क्रॉस कर गया, 50 लाख कितना?
आपके ऊपर सरचार्ज लगेगा, मतलब एक्स्ट्रा टैक्स लग जाएगा। सर किस रेट से कितना अर्निंग करेंगे तो कितना रेट से टैक्स लगेगा, ये कब बताएंगे, ये भी बताऊंगा अगले सेशन में आपको। ये सरचार्ज। और रिबेट क्या होता है, रिबेट होता है छूट, कि कम करोगे तो आपको ये टैक्स माफ हो जाएगा। टैक्स की माफी भी होती है और ज्यादा भी टैक्स लगाया जाता है, ये हम लोग पढ़ेंगे। फिर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। सेस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ स्मॉल टैक्स। सेस क्या होता है, एक स्मॉल टैक्स होता है। सर ये क्या सभी को देना होता है, जी हाँ, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस सभी पीपल को देना पड़ता है। इसको हम इन शॉर्ट आगे HEC के नाम से हम लोग जानेंगे, जो एट द रेट ऑफ 4% ऑन टैक्स लाइबिलिटी हमें देना पड़ता है। टैक्स लाइबिलिटी का मतलब हुआ कि जितना रुपया आपका टैक्स देना है, से फॉर एग्जांपल आपका टोटल टैक्स आया 4,000 रुपया, तो जो टैक्स का अमाउंट है उसके ऊपर 4% और आपको एक्स्ट्रा देना होगा। सर ये क्यों देंगे, ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है, मतलब यहां से इस सेस का जो मनी, स्मॉल टैक्स से छोटा छोटा जो अमाउंट गवर्नमेंट के पास कलेक्शंस जाता है, रेवेन्यू जाता है, उसको वह हेल्थ और एजुकेशन को डेवलप करने के लिए खर्च करता है। हेल्थ, हेल्थ मतलब अरे हमारे हॉस्पिटल्स बनाने के लिए, मेडिकल इश्यूज को और मेडिकल जो बेनिफिट्स है वह ज्यादा से ज्यादा हमारे कंट्री में बढ़ाने के लिए। और फिर एडवांस टैक्स भी होता है। आपने कभी ऐसा जरूर सुना होगा, न्यूज़पेपर अखबारों में, न्यूज में ऐसा जरूर सुना होगा कि अपना अक्षय कुमार गवर्नमेंट को एडवांस टैक्स दे दिया, MS धोनी एडवांस टैक्स दे दिया। आपने सुना है क्या ऐसे? ये लोग एडवांस टैक्स क्यों देते? इनको पता है कि हम इनकम करेंगे आगे वाले टाइम में, तो ये लोग पहले ही गवर्नमेंट को टैक्स दे देते। इसको बोलते हैं हम लोग एडवांस टैक्स। सर इसके ऊपर भी चैप्टर पढ़ना है क्या? जी, एडवांस टैक्स बोल के आपका एक चैप्टर है, 2 क्लास। कितना क्लास? 2 क्लास पढ़ेंगे हम लोग। क्या सभी लोगों को एडवांस टैक्स देना चाहिए या कुछ एलिजिबल लोग हैं जिनको देना पड़ता है? एलिजिबिलिटी है जिसको देना पड़ता है। और फिर हमें अगर हमारा मान लो हमने एडवांस टैक्स दे दिया है डिपार्टमेंट को, हमको किसको टैक्स किसको जमा करते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को कि CBDT को? CBDT को, क्योंकि CBDT ही तो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने तो CBDT को ही ये काम सौंपा है ना एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए, कि जाओ पूरे देश में टैक्स डिवाइड करो और कलेक्शन करो। तो CBDT ये काम करता है। CBDT को हम टैक्स देते हैं और CBDT गवर्नमेंट को देता है। CBDT तो गवर्नमेंट का ही है, उसी का डिपार्टमेंट है जो काम करता है उसके लिए। तो टैक्स हमें जितना पेएबल है उतना हम देंगे। अगर मान लो हमने एक्स्ट्रा एडवांस टैक्स अगर हमने दे दिया लेकिन हमारा अर्निंग कम हो गया, तो हमारा टैक्स हमें गवर्नमेंट रिफंड कर देता है। रिफंड भी हमें मिलता है टैक्स डिपार्टमेंट से। बात समझ आ रही है ना आप लोगों को? तो यहां आज का जो सेशन है यहीं पे स्टॉप करेंगे। अगले सेशन में इसके बियॉन्ड में आपको पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप जितना आज पढ़ें, जितना आप पढ़ें, आपका जो टैक्सेशन है, लिसन ध्यान से सुनिएगा, टैक्स आपके इंस्टीट्यूट के बुक से ही पढ़ाया जाएगा पूरा का पूरा। मेरी कोई नोट्स वहां पे नहीं होगी, आपके इंस्टीट्यूट के बुक से पढ़ाया जाएगा। लेकिन पहला जो चैप्टर है बेसिक्स वाला, ये मैं अपना नोट्स से आपको पढ़ा रहा हूं। ऐसा क्यों सर? क्योंकि ये सबसे बेस्ट लिखा हुआ है यहां पर। समझ में आ रहा है ना? तो पहला चैप्टर आपको सॉफ्ट कॉपी पे ही अवेलेबल रहेगा, आपके एप्लीकेशन पे अवेलेबल रहेगा। वहीं से देख के आपको समरी नोट्स भी बनाने हैं, लिखने भी है, और उसके बाद से आगे का चैप्टर्स आपके इंस्टीट्यूट के बुक से कराया जाएगा। ठीक है, चलो आज का सेशन आपका यहीं पे कंप्लीट करते हैं। मैं फिर अभी लाइव स्टॉप भी नहीं होगा, जस्ट मैं अपने रिकॉर्डिंग सेशंस को बंद कर रहा हूं और इसके बाद आपके शेड्यूल्स बताए जाएंगे कब कौन से डे पे क्या क्लासेस होंगे। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।